हाँ जी, हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है आप लोगों के, कैसे हैं आप सब लोग। तो बेटा उम्मीद करता हूं सब बहुत ही बढ़िया होंगे। एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूं अर्जुना जेई 2024 बैच में। और सब एकदम बढ़िया लास्ट क्लास का रिवाइज करके आए होंगे। छुट्टी थी आप लोगों को, सारे बच्चों ने होमवर्क भी किया होगा, है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है आप लोगों के, कैसे हो भाई सब लोग, जल्दी बोलो। मेरी आवाज ठीक से आ रही है, ऑडियो वीडियो क्लियर है तो एक बार थम्स अप भी कर देना, है ना। सब कुछ बढ़िया है, यस यस यस, एकदम मक्खन। क्या बात, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सब ठीक है। कैसा गया आप लोगों का टेस्ट। हाँ, कैसा था भाई टेस्ट, कैसा था। ऐसे भी लोग होंगे कई लोग जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया होगा, है ना। जो बहुत बड़ी गलती है भैया टेस्ट नहीं देना, है ना। ये गलती आप लोगों को नहीं करनी है वैसे। जब अपना सेशन स्टार्ट हुआ था उस समय मैंने समझाई थी ये चीज, है ना। सही था। काफी सारे लोग बोल रहे हैं ठीक था, कुछ लोग बेकार भी कह रहे हैं। वो भांति भांति के लोग मिलेंगे भाई इस दुनिया में, है ना। किसी का सही हुआ होगा, वो प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग हुआ होगा, इतना मेरे हिसाब से मुश्किल टेस्ट नहीं होगा, है ना। सही था। चलो फिर बहुत बढ़िया, ठीक है जी ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मतलब टेस्ट देना जरूरी है यार, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। टेस्ट में मार्क्स जो भी आए वो बाद की बात है, सबसे पहली चीज है टेस्ट को अटेम्प्ट करना। और मैंने आपसे कहा ही था कि भले ही आपकी प्रिपरेशन उस टेस्ट के लिए 50% हो, 60% हो, 30% हो, इट डजेंट मैटर। हमें टेस्ट को अटेम्प्ट करना है, मतलब करना है। यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना। इससे हमें कई बार अगर मान लो हमारी प्रिपरेशन बिल्कुल भी ना हो ना, और फिर भी हम लोग अगर डायरेक्ट टेस्ट में चले जाएं, तो उससे हमें यह समझ में आता है कि जब मैं क्लास में जो चीज पढ़ रहा हूं वो कितना इफेक्टिव है ना। और अगर सिर्फ बिना रिवीजन के ही मैं सिर्फ क्लास वाली स्टडी से ही टेस्ट दे दूं तो उसमें मुझे कितने मार्क्स मिल सकते हैं, है ना। तो कई बार ये चीज भी आइडिया देता है। यस, ठीक है दादा। तो यार टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट किया करो, है ना, इस बात को मानो। और जब टेस्ट हो जाए ना तो एक बार के लिए उस टेस्ट को एनालाइज जरूर किया करो कि कहां पर गलती करी है, कौन से क्वेश्चन में गलती हुई है, क्यों गलती हुई है, कहां पर मैं स्लो हूं, मुझे स्पीड बढ़ानी चाहिए या फिर मुझे एक्यूरेसी पे काम करना चाहिए। और हर गलती को रिपीट मत करो, है ना, उसको सुधार करने की कोशिश करो अगले आने वाले टेस्ट में। जब यही चीज आप थ्रू आउट 2 इयर्स करोगे ना, तभी जिस दिन आपका फाइनल एग्जाम होगा, जिस दिन आप जेई का फाइनल एग्जाम देने जाओगे, एकदम मस्त कंफर्टेबल रहोगे आप लोग, है ना। क्योंकि आपको लगेगा, है ना, आपको लगेगा कि भैया ये सारे टेस्ट तो मैं देता ही आता हूं, है ना, महीने में 2-3 टेस्ट दे ही देता हूं ऐसे इस तरह के, तो मेरे लिए कौन सी नई बात है, ये भी मैं दे दूंगा, है ना। तो टेस्ट जरूर दिया करो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये। ऑल राइट, चलिए जी। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में खूब सारे क्वेश्चंस लिखे थे जो होमवर्क के थे। आज हम लोग उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, फटाफट से पोल करेंगे, आज कुछ क्वेश्चन के पोल करेंगे, है ना। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा, आज का जो अपना टॉपिक रहेगा बेटा, उसका नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी इसका नाम है। ये हम लोग आज वाले सेशन में करने वाले हैं। ऑलराइट, चलिए फिर करें स्टार्ट। हाँ, ये वाला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, है ना। कुछ क्वेश्चंस के मैं पोल दूंगा, कुछ क्वेश्चंस के नहीं दूंगा, डायरेक्ट यहां पर करवाऊंगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इन विच स्पीसीज ऑल एटम्स डू नॉट लाई इन अ सिंगल प्लेन। कहां पर सारे एटम्स एक प्लेन में लाई नहीं करते, ये वाला क्वेश्चन था। यस, मैं आपकी स्क्रीन पर इस क्वेश्चन का पोल देना चाह रहा हूं। पोल चालू हो चुका है भाई लोगों, पूरा कंसंट्रेशन के साथ आज वाला लेक्चर समझना है। आज हम लोग नई थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे वीबीटी। इससे पहले कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के थे, वो क्वेश्चंस हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। ठीक है ठीक है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आ रहा भाई। पोल का टाइम होने वाला है खत्म। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, सॉल्व तो करके आए हो ना लास्ट क्लास में, ये वाला होमवर्क सॉल्व तो किया ना, या फिर सोच रहे थे कि टीचर आएगा सॉल्व करवा ही देगा, क्या चक्कर है, दिक्कत ही नहीं है कुछ, है ना। चलिए पोल का रिजल्ट देखते हैं। कितने बच्चे हैं, सिर्फ 30%। हे भगवान, हद है। मतलब लीडर बोर्ड देख लेते हैं, श्रेया, वैष्णवी, शब्द ठाकुर, मिशित और फिर उसके बाद ज्योतिरादित्य। अरे भैया देखो ना यार, BF3 कैसा था। अरे यार BF3 तो होता है ट्राइगोनल प्लेनर, इसका तो नाम ही प्लेनर है, सारे के सारे एटम एक ही प्लेन में प्रेजेंट होते हैं। अगर आप PF3 की बात करोगे, फॉस्फोरस सेंट्रल एटम बेटा, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है। बोलो, अगर 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है तो इसका ज्योमेट्री कैसा होगा सर, ये होगा ट्राइगोनल पिरामिडल। और ट्राइगोनल पिरामिडल में जो बॉन्ड एंगल है 90 डिग्री का, 120 डिग्री का थोड़ी ना होता है यार,
ये एंगल ना तो 90 डिग्री का है ना 120 डिग्री का है ना। तो पिरामिड जैसा होता है, याद है ना वो पिरामिड, पिरामिड में सारे जो एटम्स होते हैं एक प्लेन में कैसे हो सकते हैं। वो दिखाया था ट्राइपॉड, ट्राइपॉड में जो तीनों पैर थे वो एक प्लेन में कैसे हो सकते हैं, नहीं क्या। तो भैया यहां पर सारे के सारे एटम्स एक प्लेन में प्रेजेंट नहीं होंगे। ClF3 में क्या था सर, ClF3 में तो ऐसा ही तो था ना। यस, ClF3 में कितने लोन पेयर थे, अच्छा 2 लोन पेयर थे। डू नॉट लाइन सिंगल प्लेन, अरे मुझे लग रहा है इसके 2 ऑप्शन करेक्ट हैं क्या, है भाई लोगों। ओहो, अरे दादा, ओ इसके तो 2 ऑप्शन करेक्ट लग रहे हैं मुझे, है ना, है ना, है ना, है ना, दिख रहा है आप लोगों को। यस, यहां पर भी देखो ना, अरे भाई ये तो परपेंडिकुलर प्लेन में है और ये वाला भी एक प्लेन में प्रेजेंट नहीं है, दिख रहा है क्या आप लोगों को। यस यस यस, है ना, तो ये वाला एक प्लेन में नहीं होगा। यस, और देखो ये तो एक ही प्लेन में होंगे ना, ये तो 120 डिग्री का एंगल है, एक ही प्लेन में होंगे। अच्छा, और ये वाला देख लेते हैं XCF4, XCF4 भी एक ही प्लेन में होगा बेटा। XCF4 में क्या था ना, 2 लोन पेयर है और 2 लोन पेयर और 4 बॉन्ड पेयर है ना, 2 लोन पेयर और 4 बॉन्ड पेयर, ऐसा है XCF4। XCF4 बेटा ऐसा है, अगर ऐसा है तो यहां पर जो ये सारे के सारे एटम्स है, ये पांचों के पांचों एटम, ये तो एक ही प्लेन में है ना यार, ये तो सारे के सारे 90 डिग्री के एंगल पे है ना। तो ये लोन पेयर प्लेन में नहीं है और लोन पेयर को हमें गिनना भी नहीं, हमें तो सिर्फ एटम्स गिनने। अरे बोलो यस यस यस, तो बेटा डी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा इसमें, इसमें तो बी और सी ही करेक्ट होना चाहिए था, है ना। तो ये तो गलत हो गया अपना पोल। अच्छा, मुझे लग रहा है ये भी मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट है ना। इज आर लिखा हुआ है ना, इज आर लिखा हुआ है मतलब, इज आर लिखा हुआ मतलब ये भी मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट है। तो इसका पोल नहीं, पोल के बिना मैं ऐसे इसको सॉल्व करवा देता हूं। 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एटम, फटाफट कमेंट करके बताओ अगर आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है ना, फटाफट ऑप्शन बताओ। देखिए इस ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का कौन सा करेक्ट होगा। 2 लोन पेयर होना चाहिए, BrF5 बोरोन के बेटा वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 बॉन्ड बना लिए तो इसके पास तो एक ही लोन पेयर है। यहां पर क्लोरीन के पास 2 लोन पेयर है। यस, XCF4 जिनोन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते थे सर, यहां पर भी 2 लोन पेयर है और SF4 में 1 लोन पेयर है सर, यहां तो दिख ही रहा है सर, बी और सी ही ऑप्शन करेक्ट है सर। यस, बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड दादा, क्या बात क्या बात क्या बात, वेरी गुड, आप लोगों ने सही जवाब दिया इसका। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं, कहता है द नंबर ऑफ स्पीसीज हैविंग नॉन पिरामिडल शेप अमंग द फॉलोइंग। नॉन पिरामिडल शेप होनी चाहिए, एक बार के लिए शेप बना लेते हैं, ऐसी क्या बात है। SO3 देखो हम लोगों ने बनाया था, SO3 के पास कोई लोन पेयर नहीं है और 3 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, ये तो पिरामिडल नहीं है भैया, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का है, छोड़ो पिरामिडल नहीं है। यस यस, बताया था ना। और NO3 नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोलो। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 आ गए। तो सर ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है हमें कि जो नाइट्रोजन है उसके पास कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है ना, 0 लोन पेयर है और साथ में सर 3 बॉन्ड पेयर लग रहे हैं। तो सर ये भी प्लेनर है सर, है ना, कैसा लग रहा है सर, ये भी प्लेनर लग रहा है, तो ये भी पिरामिडल नहीं है। PCl3 में फॉस्फोरस जो है इसके पास 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। अच्छा ये है भैया NH3 जैसा है, ये NH3 जैसा है सर, ये तो पिरामिडल है ना, तो इसको भूल जाओ। और CO3 2- तो हम लोगों ने काफी बार लिखा हुआ है सर, ये तो प्लेनर होता है, ये तो प्लेनर होता है सर। तो नॉन पिरामिडल कौन हुआ, A, B और D हुआ। अरे बोलो बोलो ना यार, A, B और D। PCl3 जो है सिर्फ वही पिरामिडल है और हमसे पूछा था नॉन पिरामिडल शेप, तो नॉन पिरामिडल शेप 1, 2 और 4 हो जाएगा। दादा हाना बोलो, हाना बोलो। सी को छोड़ के बाकी सारे के सारे नॉन पिरामिडल है, सी ही अकेला ऐसा है जो कि पिरामिडल है। वेरी गुड, आइए फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या कहता है द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ SF6 इज ऑक्टाहेड्रल। ये तो हमें पता ही है, SF6 की ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ SF4 इंक्लूडिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इफ एनी। हाँ इसका पोल देता हूं, इसका पोल दे देता हूं मैं, सारे लोग स्क्रीन पे, सारे लोग स्क्रीन पे। हाँ जी हाँ जी, पोल आ रहा है, पोल आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, है ना, नया टॉपिक पढ़ना आज हमें। तो जो बच्चे अच्छे से होमवर्क करके आते हैं उनको फायदा होगा, है ना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बोलो बोलो बोलो, पोल हो रहा है खत्म, पोल हो रहा है भैया खत्म, बोलिया।
चलो 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 फिर रिजल्ट देख लेते हैं पोल का। यस वेरी गुड बेटा, ये तो क्या बढ़िया गया आप लोगों ने 67। तो श्रेष्ठ है और हर्षराज है, निनांश है, फिर उसके बाद पोषण हल्दर है और फिर उसके बाद शल्य पटेल है। ठीक है ना। अरे यार ये तो किया ही था ना SF4 में। सल्फर के वैलेंस शेल में सर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, 4 तो बॉन्ड बना लिए सर, 1 लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर 5 है। और जब भी इलेक्ट्रॉन पेयर 5 होता है ज्योमेट्री कैसी होती है मुन्ना? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और अगर इसकी शेप आपसे पूछी होती तो आप कह देते ये कैसा होगा? सीसो शेप का होगा। अरे बोलो ना यार। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री इसकी होने वाली है। ठीक है। हाँ, इन ClF3 लोन पेयर्स आर प्रेजेंट एट अप्रोक्स। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने डिग्री पे प्रेजेंट है? ClF3 में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है बेटा वो कितने डिग्री पे प्रेजेंट है? मैं इस क्वेश्चन का पोल स्टार्ट कर रहा हूं, अच्छे से देख लो। यस यस यस, हाँ 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 बेटा पोल आ रहा है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मैं इस क्वेश्चन का पोल दे रहा हूं, आ गया है पोल आपकी स्क्रीन पर। इन ClF3 लोन पेयर्स आर प्रेजेंट एट अप्रोक्स। ClF3 में पहले आपको चेक करना पड़ेगा ज्योमेट्री क्या है। यस यस, तो इन क्वेश्चन से ना हमारा पिछली क्लास का रिवाइज भी हो जाएगा एक बार, है ना, उसको वापस रिवाइज करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस, हाँ हो गया हो गया हो गया। ठीक है, डन डन डन। ये लो जी, पोल का रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर है भाई लोगों। पोल का रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर 59% लोगों ने सही जवाब दिया। तीर्थ शब्द, दक्ष, तहा और दिव्य स्वरूप मिश्रा, वेरी गुड भाई लोगों। देखो ClF3 क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड बना लिए और 2 लोन पेयर है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है इसका। और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में हम लोगों ने बात करी थी कि जो लोन पेयर होता है हमेशा कौन सी पोजीशन पे आता है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में हमेशा लोन पेयर कौन सी पोजीशन पे आता है? सर लोन पेयर आता है हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे। और ये जो बॉन्ड एंगल होता है वो लगभग 120 डिग्री का होता है, 100% तो 120 का नहीं होता, है ना। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आइए आगे चलते हैं। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर? इसमें से किसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल था? आइए, कॉपी में बना हुआ क्वेश्चन है ये तो कॉपी में लिखा हुआ क्वेश्चन है भाई, कॉपी में किया हुआ क्वेश्चन है ना। इस पे तो ज्यादा टाइम में दूंगा ही नहीं तुम्हें, और ना ही मैंने दिया है। कॉपी में किया हुआ क्वेश्चन है। यस यस, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। क्वेश्चन का पोल आपकी स्क्रीन पर है दादा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर? लो जी, पोल हो लिया खत्म। रिजल्ट आपके सामने है। 60%, वेरी गुड। देवांश, छवि शंकर अग्रवाल, फिर उसके बाद शब्द ठाकुर, साक्षी और पार्थ गुप्ता, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। अरे भैया ये तो कॉपी का क्वेश्चन है ना। H3PO4 बताया था। बेसिसिटी 3 होती है, बेसिसिटी 3 होती है तो 3 OH बॉन्ड होंगे, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से बॉन्डेड होगा। सर यहां पर 4 बॉन्ड पेयर है और 0 लोन पेयर है, तो सर इसका ज्योमेट्री कैसा हो जाएगा? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा। बताइए ज्योमेट्री कैसा होगा? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा। खत्म हो गया क्वेश्चन, है ना। अपनी कॉपी में किया हुआ क्वेश्चन था ये तो, वेरी गुड। आइए कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। प्रीवियस ईयर्स में फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर था, जेई मेंस 2019 का ये क्वेश्चन है। ICL5 और हमसे ICL4 माइनस की शेप के बारे में पूछा है ना, कि इसकी शेप कैसी होती है। एक कह रहा है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है, कोई कह रहा है टेट्राहेड्रल होता है ना। तो ये वाला क्वेश्चन है, इसको एक बार आप देखिए। हाँ जी हाँ जी, एक बार के लिए आप इसको देखिए, फिर हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऐसी क्या बात है। यस, दे दें पोल, दे दें इसका। चलो भैया पोल दे देते हैं, है ना। कुछ क्वेश्चन पोल वाले कर लेते हैं, कई दिन हो गए। तुम लोग भी बोलोगे यार सर पोल नहीं करवा रहे आप, क्या चक्कर है। तो आज कुछ क्वेश्चंस पोल वाले, फिर उसके बाद हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, देखो जरा देखो, ये बेटा प्लेनर है ना, स्क्वायर प्लेनर है ना। हाँ, देखो जी होने वाला है टाइम खत्म। हो लिया, गुड गुड गुड। करें रिजल्ट देखें, देख लेते हैं, लीडर बोर्ड भी देख लेते हैं। वैभव, आरव, शब्द ठाकुर, अर्णव और मौलिक आनंद, वेरी गुड बेटा, बहुत ही बढ़िया, काबिले तारीफ, है ना, काबिले तारीफ। देखो ICL5 बेटा, आयोडीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 बॉन्ड बनाने में काम में आगे, 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर।
5 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, तो हम लोगों ने लिखा था ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी, और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में एक आ जाएगा लोन पेयर, इसकी वजह से इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी, देखो ये तो है स्क्वायर और एक बचेगा पिरामिड, स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा, है ना। और ICl4 माइनस में चेक कर लो, आयोडीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, माइनस आते ही 8 हो गया, 8 में से 4 बॉन्ड बना लिए और 2 लोन पेयर है। अब देखो इसी में अगर मान लो एक और लोन पेयर डाल दूं, इलेक्ट्रॉन पेयर 6 है ना, तो ऑक्टाहेड्रल तो ज्योमेट्री होगी, लेकिन मैंने क्या किया, इसी में एक और लोन पेयर डाल दिया, तो ये कैसा है सर, ये है स्क्वायर प्लेनर, ये कैसा है स्क्वायर प्लेनर, है ना। कॉपी में किए हुए क्वेश्चंस हैं ऐसे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कितना आसानी से क्वेश्चन हो गया, है ना, लेकिन ये तभी होगा जब आप लोग ईमानदारी से पढ़ाई करोगे, है ना। ऐसे क्वेश्चंस करने में आपको विद इन सेकेंड्स आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। हाँ, अरे ये तो क्वेश्चन हो ही गया, ये तो रिपीट हो गया। SF4 का ज्योमेट्री अभी हम लोगों ने देख ही लिया था, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ना, ये नहीं कर रहे वापस, ये तो रिपीट हो गया सर क्वेश्चन, चलो बहुत बढ़िया बात है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द कंपाउंड दैट हैज द हाईएस्ट HMH बॉन्ड एंगल, M यहां पर क्या क्या है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, सल्फर, कार्बन, है ना, ये 4 अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं। कहां पर पूछ रहा है हमसे HMH बॉन्ड एंगल, क्या पूछ रहा है, लार्जेस्ट पूछा है, क्या पूछा है, लार्जेस्ट पूछा है, लार्जेस्ट पूछा है। इस क्वेश्चन का पोल मैं आप लोगों की स्क्रीन पर देना चाहता हूं, और बिना किसी देरी के देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन है, इसको आप विद इन 20 सेकंड सॉल्व कर सकते हो, विद इन 20 सेकंड्स, है ना। 20 सेकंड से कम टाइम में आप लोग जेईई का एक क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, है ना। जेईई मेंस का हो गया। हाँ, बहुत सारे लोग मैं कमेंट में देख पा रहा हूं, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं सर ऐसा होगा ऐसा होगा। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग। देख लेते हैं अभी, लो जी पोल का रिजल्ट भी देख लेते हैं, आ गया पोल का रिजल्ट। अरे यार ये 56 ही है यार, ये ज्यादा होना चाहिए था, ये गलत बात है। अभिनव, सैनिल दत्ता, श्रेया, देवांश और सबसे लास्ट में प्रज्वल, वेरी गुड। अरे भाई देखो ना, H2S सल्फर देखो, 2 लोन पेयर प्लस 2 बॉन्ड पेयर, ऐसा है, 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर है 4। CH4 में 0 लोन पेयर और 4 बॉन्ड पेयर, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, 4। NH3 में 1 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन पेयर कितना है बेटा, 4 है। यहां पर सर 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन पेयर कितना है, 4 है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर सब जगह ही 4 है। बॉन्ड एंगल 109.28 होना चाहिए था, लेकिन हम लोगों ने लिखा था लोन पेयर की वजह से बॉन्ड एंगल डिक्रीज करता है, जितना ज्यादा लोन पेयर होगा बॉन्ड एंगल उतना ही कम होगा, लिखा था ना। यहां पर 1 लोन पेयर था तो 107 डिग्री का एंगल था, यहां 2 लोन पेयर आ गए थे तो 104.5 डिग्री का एंगल हो गया था। यस, याद है आप लोगों को। तो यहां पर जो एंगल था बेटा 109.28 डिग्री का था, स्टैंडर्ड एंगल था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, इसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत थी नहीं एक्चुअली। चाहिए फिर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, जेईई मेंस 2021 का एक बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा गया। लिखता है विच अमंग द फॉलोइंग स्पीसीज हैज अनइक्वल बॉन्ड लेंथ्स, है ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जिस बच्चे ने ईमानदारी से पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, वही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा, है ना। क्या पूछ रहा है, लिखता है विच अमंग द फॉलोइंग स्पीसीज हैज अनइक्वल बॉन्ड लेंथ। इस क्वेश्चन का पोल तो मैं दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, बहुत आसान है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है ना, है बहुत आसान आप जैसे होनहार बालकों के लिए, क्योंकि मैंने ऐसे सुना है सारे लोग, आप लोग एकदम जोरदार पढ़ने लिखने वाले लोग हो, है ना, और आप लोगों की पढ़ाई के किस्से बहुत दूर दूर तक फेमस है कि भाई ऐसा सुना है मैंने, अर्जुना वाले बालक और बालिकाएं क्या पढ़ते हैं, मतलब दिन रात मेहनत करते हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो आप ही बता सकते हो, हैं या फिर है भी कि नहीं। लो जी, चलिए फिर पोल का रिजल्ट बता देते हैं आप लोगों को। पोल का रिजल्ट आप लोगों की स्क्रीन पर है। 50% से ज्यादा बच्चों ने इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया है। वैभव कुमार, मिशित, श्रेया, नीतीश और अंश पांडे, ये हैं बेटा टोटल 5 स्टूडेंट जो लीडर बोर्ड में प्रेजेंट है। हैं मक्खन, हाँ, मक्खन तो मैं लगा देता हूं तुम्हें, गलत बात है क्या ये? अब बताओ, उल्टा हो रहा है यहां। मतलब होता है क्या ना, जनरली बच्चे होते हैं वो मास्टर को मस्का लगाते हैं ना, मक्खन लगाते हैं, यहां उल्टा हो रहा है ना, उल्टा हो रहा है इधर। सर आप मक्खन लगा रहे हो हमें, हैं? देखो 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 बेटा, देखो BF4 माइनस जो है ना सर, 0 लोन पेयर 4 बॉन्ड पेयर, सर ये तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है सर, और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में सारे के सारे बॉन्ड्स होते हैं वो एक ही तरीके के होते हैं, कोई टेंशन नहीं है ना। टेट्राहेड्रल में सारे बॉन्ड एक तरीके के होते हैं। XCF4 की हम लोगों ने स्ट्रक्चर बना ली थी। XCF4 का जो बेटा ज्योमेट्री होता है वो ऑक्टाहेड्रल होता है, और ऑक्टाहेड्रल में भी जितने भी बॉन्ड्स होते हैं वो सारे के सारे एक ही तरीके के होते हैं, एक ही लेंथ के होते हैं। SF4 माइनस में देखोगे तो आपने सॉल्व किया होगा
4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर प्रेजेंट है ना। तो ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री का है, और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में एक लोन पेयर आ गया इक्वेटोरियल पोजीशन पे। अब देखो ये वाली है एक्सियल, ये वाला है बेटा एक्सियल बॉन्ड्स, और ये वाली है इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। हम लोगों ने बात करी थी एक्सियल जो होता है इक्वेटोरियल से बड़ा होता है। यस, तो यहां पर जो बॉन्ड लेंथ है वो इक्वल नहीं है, यहां पर जो बॉन्ड लेंथ है वो इक्वल नहीं है सर, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। SF4 में एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, सुन लो मेरी बात कान खोल के, है ना, और गांठ बांध लियो, कसम खा लियो, भूलोगे नहीं, है ना। हाँ समझ गए तुम लोग, अब समझदार हो गए हो तुम। तो जहां पर भी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री आ जाए, है ना, उस केस में आप लोग चेक कर लेना, अगर एक्सियल और इक्वेटोरियल बन रहा है तो वो कभी भी इक्वल बॉन्ड लेंथ वाला हो ही नहीं सकता। ज्यादा आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, आप तो बस ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री ढूंढ लो कहां पर है। ठीक है जी, क्लियर क्लियर, ऑल राइट। तो चलिए साहब, इसी के साथ हमारा जो होमवर्क डिस्कशन है वो हो चुका है खत्म, और हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत शानदार थ्योरी की, बहुत जबरदस्त थ्योरी की, जिसका नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसको हम लोग वीबीटी भी कहते हैं। यस यस यस, वीबीटी काफी इंपॉर्टेंट है, और ये जो थ्योरी है ये बहुत सारी चीजें आपको बताने वाली है। अबे तुम मरवाओगे यार मुझे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा एक छोटी सी चीज रह गई थी, अच्छा एक छोटी सी चीज रह गई थी बेटा, लास्ट क्लास में अगर आप लोगों ने देखा होगा ना, तो आपको एक स्लाइड खाली मिली होगी, है ना, और उस खाली स्लाइड में हेडिंग लिखा हुआ होगा रेगुलर ज्योमेट्री। याद है क्या आप लोगों को? तो मैं सोच रहा था कि आप लोग, वो मैंने जानबूझ के रखा था, मैंने सोचा था कि कहीं मैं अगली क्लास में भूल ना जाऊं, है ना, मैंने सोचा था कि कहीं मैं अगली क्लास में भूल ना जाऊं। तो एक कौन सा क्वेश्चन रह गया यार बेटा, हो सकता है फिर मेरी स्लाइड में इंक्लूड ना हो वो वाला क्वेश्चन, वो क्वेश्चन बेटा मेरी स्लाइड में इंक्लूड नहीं है, फिर वो आप लोग देख लेना अगर कोई रह भी गया तो। हाँ वो मेरी स्लाइड में नहीं है, मुझे लग रहा है मिस हो गया, ठीक है ना, वो आप लोग देख लेना, अगर डाउट आए तो डाउट सेक्शन में पूछ लेना, कोई नहीं, है ना। हाँ तो ये एक छोटा सा टॉपिक, एक छोटी सी, याद है, ऐसा था ना, ऐसा था ना ये रेगुलर ज्योमेट्री, एक मैंने हेडिंग छोड़ रखी थी, मैंने सोचा था तुम नेक्स्ट क्लास में मुझे याद दिलाओगे, लेकिन नहीं, तुम तो सोच रहे हो मास्टर को याद ना आए तो बढ़िया है, उतना ही कम पढ़ना पड़ेगा, है ना। अरे ऐसे नहीं करना भैया, वीडियो कॉल बेटा क्लास के लास्ट में करेंगे, हाँ क्लास के लास्ट में करेंगे, ठीक है। अरे दादा क्लास के लास्ट में करेंगे ना, पढ़ाई करो ना यार, है भाई। अब पढ़ते हैं ना, अब एकदम बढ़िया, है ना, टेबल कुर्सी आपके पास है तो बढ़िया टिका के बैठो, अच्छे से पानी वानी अपना पास लेके बैठो, है ना, और पूरा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ने की कोशिश करो। ऑल राइट, है ना, एग्जैक्टली देखो बेशरम कितने हो तुम लोग, है ना, लिख भी रहे, एग्जैक्टली यही रीजन है, हद मतलब। आओ बेटा, रेगुलर ज्योमेट्री किस ज्योमेट्री को बोला जाता है? देखो कुछ कंडीशंस होती है रेगुलर ज्योमेट्री की, उस ज्योमेट्री को रेगुलर ज्योमेट्री बोलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है। आपकी डीपीपी में भी एक क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है, और उसमें CO2 को इरेगुलर ज्योमेट्री दे रखा था, है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेगुलर ज्योमेट्री। रेगुलर ज्योमेट्री का मतलब है कि नो लोन पेयर एट सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं होना चाहिए, है ना, ये पहली कंडीशन है, सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन हम लोगों ने लिखी है, ऑल द एटम्स बॉन्डेड टू सेंट्रल एटम आर सेंट्रल एटम शुड बी सेम, है ना। ये मोटी मोटी दो कंडीशन है जो फुलफिल होनी चाहिए। ये मोटी मोटी बेटा कितनी कंडीशन है सर? दो कंडीशन है जो फुलफिल होनी जरूरी है। ये कंडीशन किसके लिए है? किसी भी ज्योमेट्री को रेगुलर ज्योमेट्री अगर कहलाना है तो ये कंडीशन तो फुलफिल होनी ही जरूरी है। मेरी बात समझ में आ रही है? सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं होना चाहिए, और सेंट्रल एटम से बॉन्डेड जितने भी एटम्स हैं सारे के सारे सेम होने चाहिए। अबे कौन अब्यूज कर रहा है अबे अपनी क्लास में? क्या बात कर रहे हो? नहीं यार ऐसे नहीं हो सकता, अपनी क्लास में ऐसी सारी चीजें होती नहीं है यार। हाँ ऐसे मत करो यार, ऐसे मत करो, अपनी क्लास में ऐसा कुछ होता ही नहीं है ना। तो मेंटेन द डेकोरम, है ना, जिसको बोलते हैं ना अंग्रेजी में, पढ़े लिखे लोग ऐसे बोलते हैं, है ना, है ना, है ना। हाँ तो आप लोग मत करो, ऐसा मत करो भाई। अगर कोई भी कर रहा है तो उससे हमारी हाथ जोड़ के विनती है कि हमें इस प्लेटफॉर्म पे ऐसी सारी चीजों का सामना करने की आदत नहीं है, मुझे तो नहीं है कम से कम, है ना। हाँ मेरी क्लास में नहीं होता है यार जनरली ऐसा, तो आप लोग मत करो, मुझे पर्सनली बहुत बुरा लगेगा वरना,
ऐसे अगर आप लोग करोगे तो मत करो बेटा। ये कौन है कार्तिकेय? दादा मान जा यार, क्या कर रहा है ऐसे, समझदार बालक है तुम। हाँ नहीं करना बेटा, नहीं ना, वो फालतू में ब्लॉक हो जाओगे। मैं ना इसमें नुकसान तुम्हारा है, फालतू में ब्लॉक हो जाओगे और 1 महीने के लिए ब्लॉक हो जाओगे कम से कम, 1 महीने के लिए कम से कम। और अगर मैंने चाहा तो फिर हमेशा के लिए, है ना। तो मतलब समझ जाओ अब तुम, वो प्यार से मैं तुम्हें धमकी दे रहा हूं, ठीक है, समझ गए हो? आ जाओ। तो अब मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं, आपको मुझे बताना है कि उनमें से कितने मॉलिक्यूल्स, कितनी ज्योमेट्री ऐसी हैं, कितनी ज्योमेट्री ऐसी हैं, कितनी ज्योमेट्री ऐसी हैं जो रेगुलर ज्योमेट्री हैं, ठीक है। हाँ जी, कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोगों के सामने लिखने जा रहा हूं, ठीक है। तो लिखा है देखो CH4, फिर लिखा है मैंने NH3, फिर मैंने लिख दिया SiF4, फिर मैंने लिख दिया बेटा XCO3, फिर मैंने लिख दिया PCl5, यस, फिर मैंने लिख दिया SF6, फिर मैंने लिख दिया IF7, यस, फिर उसके बाद मैंने लिख दिया NH4+, फिर उसके बाद मैंने लिख दिया CO2, है ना। तो बताइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, समझ में आ जाएगा तुम्हें, है ना, समझ में आ जाएगा। इन 9 में से कितनी ज्योमेट्री ऐसी हैं, कितनी ज्योमेट्री ऐसी हैं जो रेगुलर ज्योमेट्री है, जल्दी बताओ, है ना। अरे ऑल द एटम्स, ये क्या लिख दिया मैंने, ऑल द एटम्स बॉन्डेड टू सेंट्रल एटम, भाई ये क्या लिख दिया मैंने। ये भाई यार तुम लोग ना ऐसे करते हो ना, तभी मैं भूल जाता हूं। देखो ये तुम्हारी संगत का असर है यार, ये तुम्हारी संगत का असर है। क्या लिखा है, ऑल द एटम्स बॉन्डेड टू सेंट्रल एटम शुड बी सेम, ये लिखना था, बॉन्डेड टू सेंट्रल एटम शुड बी सेम, क्या लिखना था, क्या लिख दिया भाई साहब। ये तुम्हारा प्रकोप है भाई मेरे ऊपर। ऑल द एटम्स बॉन्डेड टू सेंट्रल एटम शुड बी सेम, है ना। ये कंडीशन है बेटा। देखो एक बार चेक करो, सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं और सेंट्रल एटम से बॉन्डेड, देखो यहां पर देखो CH4 0 लोन पेयर है ना। और इससे अटैच, कार्बन से अटैच चारों एटम सेम है सर, ये रेगुलर ज्योमेट्री। NH3 में तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, ये रेगुलर ज्योमेट्री नहीं होगी। जो सिलिकॉन है वो कार्बन का बड़ा भाई है ना, कार्बन फैमिली का मेंबर है। वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों के चारों बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में आ गए सर, चारों एटम सेम है, तो इसका मतलब सर ये रेगुलर ज्योमेट्री है, ठीक है। XCO3 में तो लोन पेयर है बेटा, लोन पेयर आते ही सेंटर वो नहीं रहेगा। PCl5 सेंट्रल एटम 5 और पांचों के पांचों एटम सेम, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। NH4+ में सर नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस आते ही 4 हो गया, और चारों के चारों एटम सेम है, लोन पेयर नहीं है और चारों एटम सेम है। CO2 होगा क्या, बिल्कुल होगा। कार्बन के पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों के चारों बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में आ गए सर, कोई लोन पेयर नहीं है, सारे के सारे एटम सेम है। तो कितनी ज्योमेट्री होगी चेक करियो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ज्योमेट्री ऐसी हैं जो रेगुलर ज्योमेट्री वाली कैटेगरी में आने वाली है। क्लियर? अरे बोलो आसान है क्या दादा? आसान है ना, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान। यस, चलिए भाई फिर हम लोग आगे चलते हैं, फिर हम लोग आगे चलते हैं भैया। यस, आगे चलते हैं और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं किसकी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। देखो याद करो, किसको, अरे उसको, VCPR को याद करो बे। हाँ, पता नहीं क्या क्या याद करने लग गए तुम लोग। VSEPR है ना, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ये कॉपी में हेडिंग लिख दियो, VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, है ना। हाँ, तो देखो VSEPR वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। मैं डाउट देख रहा था आज, है ना, मैं डाउट देख रहा था ऐसे ही, तो किसी ने लिखा सर VSEPR की फुल फॉर्म नहीं लिखवाई आपने डाउट में। ऐसे डाउट क्या पूछ रहे हो, मतलब लिखवाई होगी कहीं ना कहीं तो, है ना, थोड़ा थोड़ा मेहनत करके ढूंढ लो उसको। तो VCPR की हम लोगों ने एक लिमिटेशन लिखी थी, VCPR की हम लोगों ने एक लिमिटेशन लिखी थी कि ये जो थ्योरी है ये आपको ये तो बता देती है कि भाई शेप कैसा होगा, ज्योमेट्री कैसा होगा, लेकिन इसके साथ एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? ये थ्योरी ये नहीं बता पाती कि बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों होता है। ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन आपको VCPR थ्योरी में नहीं मिलता, है ना। बॉन्ड बनने के बाद वो जो बॉन्ड्स है वो किस तरह से अरेंज होंगे, ज्योमेट्री क्या होगी, शेप क्या होगी, ये इंफॉर्मेशन VCPR थ्योरी से मिल जाती है। लेकिन बॉन्ड फॉर्मेशन का रीजन ये हमें नहीं मिलता। तो आप देखो, हम लोगों ने लिमिटेशंस लिखी थी ऑक्टेट रूल की, है ना। बॉन्ड फॉर्मेशन का जो रीजन था, वो पहला रीजन हम लोगों ने याद है पढ़ा था कहां पर, पहला रीजन हम लोगों ने पढ़ा था लुईस थ्योरी, है ना। याद है आप लोगों को लुईस थ्योरी, ऑक्टेट रूल के बारे में पढ़ा था,
दादा खाना बोल यार, क्या तुझे याद है क्या? तो ये जो रूल था, ऑक्टेट रूल था, ये क्या कहता था कि बॉन्ड फॉर्मेशन का रीजन क्या था? बॉन्ड फॉर्मेशन का रीजन है हर एक एटम अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है ना, अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। यही रीजन था बॉन्ड फॉर्मेशन का, किसके अकॉर्डिंग? ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग। लेकिन फिर हमने ये भी पढ़ा कि भैया इसके बहुत सारे लिमिटेशंस भी थे, है ना, उसके बहुत सारे लिमिटेशंस भी थे। लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल भी हम लोगों ने पढ़ा। याद है आप लोगों को कि भाई हाइपर वैलेंट वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ऐसे कंपाउंड्स भी पॉसिबल हैं, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनके वैलेंस शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इन सब की स्टेबिलिटी के बारे में ऑक्टेट के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। ये जो थ्योरी होती है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है, वो इसकी जो लिमिटेशंस थी ऑक्टेट रूल की, उनको ओवरकम करने में काम में आएगी। सबसे पहले थ्योरी आई थी ये वाली थ्योरी, ऑक्टेट थ्योरी। बॉन्ड बनने का रीजन उसने दिया था 8 एटम होना, 8 इलेक्ट्रॉन होना वैलेंस शेल में। ये दूसरी थ्योरी है जो बॉन्ड फॉर्मेशन का रीजन हमें समझाने वाली है। अब ये थ्योरी हमें क्या समझाने वाली है, इस चीज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। यस, हाँ, बहुत सारी लिमिटेशंस थी, देख रहे हो क्या, मतलब एकदम जोरदार हो यार तुम लोग, पढ़ाई वढ़ाई करने लग गए हो तुम, ऐसा लग रहा है मुझे, है ना। आइए तो देखो, ये जो थ्योरी है ये क्या कहती है कि बॉन्ड क्यों बनता है, उसके पीछे का रीजन के बारे में आपको एक्सप्लेन करती है। देखो, इसमें एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, एक लाइन लिखी हुई है कि जब दो एटम आर एट लार्ज डिफरेंस फ्रॉम ईच अदर, अगर मान लो दो एटम एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूरी पे हैं, देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन देम। अब बताओ, ये चीज कोई लिखने वाली बात है? आप कहोगे सर ये तो मैं समझ सकता हूं अपने डेली लाइफ में कि अगर दो एटम एक दूसरे को जानते नहीं, एक दूसरे से बहुत दूर दूर है ना, कभी एक दूसरे से मिले नहीं, तो उनके बीच कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। इंटरेक्शन मतलब ना तो उनके बीच अट्रैक्शन होगा, इंटरेक्शन में दो चीज आती है बेटा, है ना, इंटरेक्शन में दो चीज आती है, एक होता है अट्रैक्शन और दूसरा होता है रिपल्शन। यस, तो सर अगर दो एटम एक दूसरे से बहुत दूर दूर है, सर अलग अलग शहर में रहते हैं, सर कोई एक दूसरे का उनको लेना देना नहीं है ना, तो सर उनके बीच कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। अब सोचो, है ना, हाँ, लॉन्ग डिस्टेंस। तो अब सोचो, अगर मान लो आपको दो एटम्स के बीच बॉन्ड बनाना है, अगर दो एटम्स के बीच इंटरेक्शन करना है, इंटरेक्शन चाहे अट्रैक्शन वाला हो चाहे रिपल्शन हो, कुछ भी हो, है ना, कम से कम पास तो आना पड़ेगा। अरे बोलो ना यार, कई बार जब दो लोग पास आते हैं तो उनके बीच अट्रैक्शन होने लगता है, कई बार ऐसे भी हो सकता है रिपल्शन हो जाए, जो भी हो, लेकिन कम से कम अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन के लिए दो एटम को एक दूसरे के नजदीक आना पड़ेगा। मानते हो इस बात को? यस, है ना। और अगर आपको बॉन्ड बनाना है दो एटम्स के बीच, तो उनके बीच अट्रैक्शन तो होना जरूरी है, बिकॉज बॉन्ड जो था वो तो होता ही यही था। केमिकल बॉन्ड क्या होता था? केमिकल बॉन्ड होता है अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम, दो एटम्स के बीच का अट्रैक्शन। तो ऑब्वियस है, जब मैं कह रहा हूं अट्रैक्शन, इसका मतलब उस अट्रैक्शन के लिए दो एटम्स एक दूसरे के नजदीक आने जरूरी है। यस, तो सेकंड लाइन में देखो ये चीज लिखी है, एज दीज टू एटम्स अप्रोच ईच अदर, जब ये दो एटम एक दूसरे के पास आते हैं, है ना, तो क्या होता है, न्यू अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस बिगन टू ऑपरेट। जब ये पास आएंगे तो दो तरह के फोर्सेस काम करना स्टार्ट कर देंगे, कौन से, अट्रैक्टिव भी और रिपल्सिव भी। आप लोग बोलोगे सर कैसे, सर कैसे अट्रैक्शन और रिपल्शन कैसे होगा? बेटा एक मिनट रुकना जरा, है ना। सुनो, देखो, मान लो आपका जो एटम है, एक एटम ये है, ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है, ये एटम है, और एक एटम है ये। इस एटम को मैं ए से दिखा रहा हूं, और बेटा ये वाला जो एटम है इसको मैं बी से दिखा रहा हूं, ठीक है ना, ये है बी एटम। और इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है ना, जो ई के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ई के पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उन इलेक्ट्रॉन को मैंने दिखा दिया ई, है ना, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन में आप लोगों को पता ही है ना, बॉन्ड फॉर्मेशन में हमेशा सिर्फ और सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स काम आते हैं ना, हम लोगों को ये चीज पहले से पता है। इसके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, उनको मैं दिखा रहा हूं ईबी से, ठीक है, इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको मैं किससे दिखा रहा हूं, ईबी से, ठीक है ना, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ऑलराइट, और देखो, इसका जो न्यूक्लियस है बेटा उसको मैं दिखा रहा हूं Na से, और इसका जो न्यूक्लियस है इसको मैं दिखा रहा हूं Nb से। यस, अब मान लो जब ये दो एटम एक दूसरे से बहुत दूर दूर थे, तो इनके बीच किसी तरह का ना तो अट्रैक्शन था ना ही रिपल्शन था, लेकिन जब ये दोनों एटम एक दूसरे के पास आने लगे,
है ना। तो देखो एक अट्रैक्शन सेटअप होने लगेगा, न्यू अट्रैक्शन, है ना, न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस। बताइए जरा किस किस के बीच अट्रैक्शन लगने लगेगा, बताओ बताओ। न्यू अट्रैक्टिव फोर्स, और यहां पर हम लोग बात करेंगे न्यू रिपल्सिव फोर्स, है ना, न्यू रिपल्सिव फोर्स, है ना भैया। जब दो एटम एक दूसरे के पास आते हैं ना, तो कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है उनको, बहुत सारे रिपल्सिव फोर्सेस भी उनको चारों तरफ लगने लगते हैं। अरे आप बोलोगे सर न्यू अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा, सर इसका जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, सर इसका न्यूक्लियस जो है वो इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ओ तेरी, यही तो है ना, इसका जो न्यूक्लियस है वो इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इसके न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेंगे। मानते हो क्या दादा, बोलना पड़ेगा। Na और Nb के बीच कैसे अट्रैक्शन हो सकता है भाई, चांटा पड़ेगा जोर से ना, इतनी आवाज जाएगी बहुत दूर तक। अब है न्यूक्लियस पे पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हुए देखा है कभी, है? शक हो रहा मुझे तुम्हारे ऊपर। अबे कैसे पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे भाई, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। तो जो पहला अट्रैक्शन है बेटा बिटवीन Na एंड Eb होगा, और दूसरा बिटवीन Nb एंड Ea होगा। समझ रहे हो, है भाई? अरे यार इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, और इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। तो यही तो है जो नया इंटरेक्शन सेटअप हो रहा है। जब ये नजदीक आएंगे तो आप कोई बोलेगा सर इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये न्यू थोड़ी ना हुआ, ये तो पुराना वाला है, ये तो हमेशा ही करता है। इसका इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस को तो हमेशा ही अट्रैक्ट करता है ना। अब अच्छा न्यू रिपल्सिव कौन से होंगे, न्यू रिपल्सिव कौन से होंगे? देखो रिपल्सिव होगा सर इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस को रिपेल करेगा। बोलो बोलो, बिटवीन Na एंड Nb। दादा बोलना यार, न्यूक्लियस रिपेल करेंगे एक दूसरे को, और सर इलेक्ट्रॉन्स भी रिपेल करेंगे, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। बोलो ये एंड Eb। भाई हाँ ना बोलना पड़ेगा, यस यस यस। मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है ना? तो जब भी दो एटम एक दूसरे के पास आते हैं तो कुछ अट्रैक्टिव इंटरेक्शंस होते हैं, कुछ रिपल्सिव फोर्सेस काम करने लगते हैं। लेकिन अगर इन दोनों लोगों ने ठान रखा है कि हमें बॉन्ड बना के ही दम लेना है, चाहे दुनिया कुछ भी कर ले, तो बताओ कौन से अट्रैक्शंस जो हैं उनका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा? अगर इन दोनों ने ठान रखा है कि हमें तो बॉन्ड बनाना ही है, अगर ये दो एटम बॉन्ड बना ही रहे हैं, तो भाई दुनिया वाले कितनी भी मुश्किलें पैदा कर ले, है ना, ये दोनों लोग उन सारी मुश्किलों को पार कर जाएंगे, और लास्ट में, है ना, क्यों? क्योंकि उनके बीच जो अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रहे हैं, उनके बीच जो अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रहे हैं, उनका मैग्नीट्यूड रिपल्सिव फोर्सेस से ज्यादा होता है। तो जब भी दो एटम एक दूसरे के पास आएंगे, होगा अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों, लेकिन अट्रैक्शन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो रिपल्सिव से हमेशा ज्यादा होगा। ये तो मानते हो? जब एटम एक दूसरे के पास आ रहे हैं अट्रैक्शन बढ़ रहा है। अभी तक हम लोगों ने ये चीज सीख ली है, ठीक है? इसको नोट कीजिए, हो जाए तो डन लिखिए, फिर आगे वाली कहानी में आपको सिखाता हूं। एकदम मस्त कहानी है ये जो पूरी थ्योरी है ना, एकदम कहानी की तरह सीखना इसको, हर चीज एकदम जबरदस्त समझ में आएगी, मेरी गारंटी है, ठीक है ना? इसको नोट करो बेटा, हो जाए तो डन लिख देना, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, नोट करो बेटा, हो जाए तो आगे चलते हैं बेटा। हो गया हो गया पक्का? यस, आगे चले, है ना? तो अगर मैं बात करूं ना, देखो मोटा मोटा अगर मैं बात करूं ना, तो अगर मोटी मोटी बात की जाए, जैसे मान लो ये है इसका न्यूक्लियस Na, है ना, और ये है इसके इलेक्ट्रॉन्स, है ना, मैंने लिख दिया Ea, है ना, और यहां पर मैंने लिख दिया Nb, दूसरे का न्यूक्लियस, और ये है दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो अभी हम लोगों ने बात करी कि सर पहले पुराना इंटरेक्शन किस किस के बीच था? पुराना इंटरेक्शन था ये न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, इसका न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। ओल्ड अट्रैक्शन, यस मानते हो, है ना, ये ओल्ड अट्रैक्शन था इन दोनों के बीच, पुराना, है ना। चाहे ये एक दूसरे के पास रहें दूर रहें, खुद का न्यूक्लियस खुद के इलेक्ट्रॉन को तो अट्रैक्ट करता ही है। लेकिन जब दोनों एटम एक दूसरे के अप्रोच करने लगे नजदीक, तो देखो इसके मुंह में लड्डू फूटा, है ना, ये क्या करा, इसके न्यूक्लियस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग गया, और ये जो न्यूक्लियस है ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग गया। देख रहे हो ना,
है ना। और ये है न्यू अट्रैक्टिव इंटरेक्शंस। और रिपल्शन किस किस के बीच होने लगा, फिर रिपल्शन होने लगा सर, ये जो Na है वो Nb को रिपेल करने लगा, इन दोनों के बीच क्या होने लगा, रिपल्शन होने लगा, इन दोनों के बीच भी रिपल्शन होने लगा, है ना। तो इस तरह से आप इस डायग्राम की फॉर्म में भी इस तरह से दिखा सकते हो अगर आप चाहो तो, है ना, है ना, है ना। या फिर आप ना इसको ऐसे बनाओ, इसको ऐसे मत बनाओ, रुको रुको रुको, इसको इसको दादा ऐसे बनाओ, रुको रुको रुको, देखो यहां पर Nb को यहां लिखो, रुको रुको रुको। वैसे तो ये भी बना सकते थे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चलो एनसीईआरटी वाला बना लेते हैं ना, फिर तुम बोलोगे कि सर वहां तो कुछ ऐसे बना हुआ था, आपने कुछ ऐसा बना दिया। लो देखो, ये है इसका न्यूक्लियस Na और ये है दूसरे का न्यूक्लियस Nb, ठीक है। ये है इसके एटम Ea और ये है दूसरे के एटम Eb, इलेक्ट्रॉन, सॉरी एटम नहीं, है ना। तो Na और Ea ये था पुराना इंटरेक्शन, है ना, ये था सर पुराना इंटरेक्शन। Eb और Nb ये भी था ओल्ड इंटरेक्शन, है ना, ओल्ड अट्रैक्टिव इंटरेक्शन, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप लोग बोलेंगे सर ये क्या कर दिया आपने, है ना, सर हमने तो बना लिया था सर। अरे कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, दूसरा बना लो यार, ऐसे नाराजगी नहीं रखने का, है ना। ओल्ड अट्रैक्टिव इंटरेक्शन। अब देखो हुआ क्या, हुआ क्या, जैसे ही दोनों एटम एक दूसरे के नजदीक आने लगे, जैसे ही दोनों एटम एक दूसरे के नजदीक आने लगे, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगा और इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगा। बोलो बोलो। तो ये है बेटा न्यू अट्रैक्टिव इंटरेक्शन, यस, न्यू अट्रैक्टिव इंटरेक्शन। और ये वाला भी सर, ये वाला भी है न्यू, बेटा साथ साथ बनाते जाना, ठीक है, न्यू अट्रैक्टिव इंटरेक्शन। अरे तुम मेरी बात तो समझ पा रहे हो ना। और सर देखो, कहां जहां पर अट्रैक्शन थोड़ा बहुत रिपल्शन तो होगा ही, तो कौन करेगा रिपेल, ये जो Na है सर ये Nb को रिपेल करेगा। सर इन दोनों के बीच रिपल्शन लगे, रिपल्शन बाहर की तरफ बना रखा है, देखो रिपल्शन बाहर की तरफ बना रखा है। और ये जो Ea है सर ये भी Eb को रिपेल करेगा, मानते हो ना। ये Ea और Eb ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यस यस यस, ठीक है ना बेटा। तो ये है बेटा न्यू रिपल्सिव इंटरेक्शन, है ना। ऐसा एक डायग्राम बना रखा होगा आपकी स्टेट बोर्ड या फिर आपकी एनसीईआरटी में, ठीक है ना। जिन लोगों के पास एनसीईआरटी है वो लोग देख लें, जिनके पास स्टेट बोर्ड है की बुक है उसमें भी हो सकता है इस तरह का डायग्राम बना हुआ हो, है ना। न्यू रिपल्सिव रिपल्सिव इंटरेक्शन, ठीक है बेटा, न्यू रिपल्सिव इंटरेक्शन। फटाफट से ये नोट करो, है ना। जो चीज मैंने बताई है ना उस चीज को ऐसे डायग्राम की फॉर्म में दिखा दिया, जो चीज मैंने बोली है उसको डायग्राम की फॉर्म में दिखा दिया। एक बार नोट करो, हो जाए तो डन लिखना, फिर हम लोग आगे चलेंगे। यस यस यस, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। बेटा फटाफट से नोट कर लो इसको, है ना, नोट कर लो तो डन लिख देना, फिर आगे चलते हैं। यस यस बेटा फटाफट से नोट करना, फिर हम लोग आगे चलेंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है ठीक है ठीक है। अबे हाँ तो बस ठीक है, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो वापस से बात करो, दो एटम थे हाइड्रोजन के बहुत दूर दूर, एक दूसरे के नजदीक आने लगे और इन दोनों के बीच अट्रैक्शन बढ़ने लगा। तो एक बात बताइए, पोटेंशियल एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, जल्दी से बताओ। ये चीज मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूं। अरे भाई बोलो, जब एटम एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, उनके बीच अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे अट्रैक्शन बढ़ेगा सर पोटेंशियल एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, जल्दी बताइए। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी या इंक्रीज करेगी? दादा मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूं, पोटेंशियल एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा? ये चीज हम लोगों ने पहले भी पढ़ी है और एक ग्राफ बनाया हुआ आप लोगों को, डिक्रीज करेगी। क्या बात, बहुत बढ़िया। तो आइए उसी ग्राफ की मैं आपको यादें ताजा करवा देता हूं। यस, इस तरह का अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने ग्राफ बनाया था, कुछ कुछ याद आएगा आपको भी थोड़ी देर में, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। अबे थोड़ा नीचे से स्टार्ट करते हैं मुन्ना, हाँ यहां से स्टार्ट करते हैं। देखो ये कुछ ऐसा ग्राफ था, अगर आप लोगों की याददाश्त तेज है, अगर आप लोगों की याददाश्त तेज है तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। तो यहां पर इस तरह का ग्राफ एक हुआ करता था, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी लिखते थे, यहां पर आपका जीरो है ना, ओरिजिन यहां है, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव है बेटा, नीचे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव है, और यहां ये जो एक्स एक्सिस है इस पर क्या लिखते थे, इंटर न्यूक्लियर
इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मतलब दो एटम के बीच की डिस्टेंस, है ना, दो एटम्स के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस। याद है जब जब दोनों एटम एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं, बहुत दूर दूर मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। कितने डिस्टेंस पे? बहुत दूर दूर मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। आपको याद है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है Q1Q2/R। अगर आप लोगों ने पढ़ा है ये तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो आगे पढ़ लोगे, है ना। ऐसा फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का। तो अगर मान लो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट है तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी की इनिशियल वैल्यू कितनी रही होगी? यस, जब दोनों एटम एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं, है ना, आइसोलेटेड स्टेट में मैं कह सकता हूं, जब आपकी इन दोनों के बीच मैं ऐसे लिख दूं आइसोलेटेड एटम्स, है ना तो अट्रैक्शन है और ना ही रिपल्शन है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी रही होगी? पोटेंशियल एनर्जी जीरो रही होगी। यस, पोटेंशियल एनर्जी कितनी रही होगी? आर को अगर मैं इन्फिनिटी लिख दूं तो पोटेंशियल एनर्जी बेटा कितनी होगी? जीरो होगी। जो जीरो पोटेंशियल एनर्जी है उसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, है ना, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। अब आपने क्या किया? दोनों एटम्स को नजदीक लाने लगे तो पोटेंशियल एनर्जी धीरे 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 डिक्रीज करने लगी, है ना। पोटेंशियल एनर्जी धीरे 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 डिक्रीज करने लगी, करती गई करती गई करती गई। यहां तक आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी कि जब दो एटम्स के बीच इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इतनी रह गई तब तक पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही थी। यहां तक पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करी, लेकिन आपने एक चीज देखी कि इसके बाद जो आपके, अगर आपने इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को और कम करने की कोशिश करी तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर गई डिक्रीज करने की बजाय। पोटेंशियल एनर्जी एकदम से इंक्रीज कर गई डिक्रीज करने की बजाय। देख रहे हो? आपको ये वाला डायग्राम याद आ रहा है? ये वाला ग्राफ याद आ रहा है तुम्हें? और सुनो 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 सुनो, यहां पर दो एटम एक दूसरे की तरफ, है ना, आगे बढ़ रहे हैं। इनको मैं अप्रोचिंग एटम्स लिख सकता हूं। यस बेटा, इनको मैं क्या लिख सकता हूं? अप्रोचिंग एटम्स। एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, है ना, एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं तो अट्रैक्शन बढ़ रहा है, और अट्रैक्शन की वजह से, है ना, अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो अट्रैक्शन की वजह से क्या हो रहा है? इन दोनों के बीच पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है। लेकिन हुआ क्या, एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद, एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद अगर इनके बीच आप दूरी बहुत ज्यादा कम करने की कोशिश करोगे, अगर इन दोनों के बीच दूरी आप बहुत ज्यादा कम करने की कोशिश करोगे तो ये जो रिपल्शन है ना, ये जो रिपल्सिव इंटरेक्शंस हैं, इनका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाता है। अगर बहुत नजदीक लाने की कोशिश करोगे तो न्यूक्लियस रिपेल करने लगते हैं। यस, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करने लगते हैं, ठीक है ना। तो ये रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा, और रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो एकदम से इंक्रीज करेगी। मेरी बात समझ में आ रही है? यस, ये हम लोगों ने पहले भी बात करी थी। मैंने बताया था ना कि अगर भैया आप किसी दूसरे की जीवन में ज्यादा झांकने की कोशिश करोगे, है ना, दो लोग थे एक दूसरे के नजदीक आने लगे, नजदीकियां बढ़ने लगी, अट्रैक्शन बढ़ने लगा, पोटेंशियल एनर्जी कम होने लगी। लेकिन अगर आप दूसरे का फोन लेके चेक करोगे तेरे पास किसका मैसेज आया है ना, तो भैया गड़बड़ होगी। दूसरे के निजी जीवन में अगर तुम आंखें गड़ा गड़ा के देखोगे तो बोलेगा भाई तू निकल। अब अट्रैक्शन नहीं हो पाएगा, फिर क्या होने लगेगा? रिपल्शन होने लगेगा, ठीक है ना। अब देखो इस वाले पॉइंट पे क्या हुआ है, इस वाले पॉइंट पे हुआ है बेटा, तो मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं इस वाले पॉइंट के बाद, इस वाले पॉइंट के बाद हो गया रिपल्शन। मैं ऐसा कह सकता हूं क्या? इस वाले पॉइंट के बाद क्या हो गया? रिपल्शन हो गया, ठीक। ये वाले जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट पे क्या हुआ होगा? इस वाले पॉइंट पे हुआ होगा रिपल्शन और अट्रैक्शन दोनों बराबर रहे होंगे, है ना। रिपल्शन इज इक्वल टू अट्रैक्शन, कह सकता हूं क्या मैं ऐसा? है ना, यहां तक अट्रैक्शन आ रहा था, इस वाले पॉइंट के बाद रिपल्शन आ गया, तो यहां जितना रिपल्शन है उतना अट्रैक्शन है, ठीक है। बात समझ में आ रही? अच्छा, इस वाले पॉइंट पे होता है बॉन्ड फॉर्मेशन, है ना। डिक्रीज करती गई करती गई करती गई करती गई, वो मिनिमम डिस्टेंस जहां तक एटम्स के बीच अट्रैक्शन लग रहा था, जहां तक एटम्स के बीच अट्रैक्शन लग रहा था, है ना बेटा। ये वाली जो मिनिमम डिस्टेंस है, मैंने आपको बोला था इस मिनिमम डिस्टेंस को क्या कहा जाता है? बताइए। ये वाली जो मिनिमम डिस्टेंस है, दूसरा कलर यूज करते हैं, कौन सा ले? हाँ, ये वाली जो डिस्टेंस है बेटा, जहां तक एटम्स के बीच अट्रैक्शन काम कर रहा था, इसको बोला जाता है बॉन्ड लेंथ। क्या कहा जाता है बेटा इसको? बॉन्ड लेंथ, या फिर कुछ बुक्स में इसको क्रिटिकल डिस्टेंस भी लिखा होता है। क्या लिखा होता है? क्रिटिकल डिस्टेंस। और यहां इस पॉइंट पे दोनों एटम्स के बीच क्या होता है? बॉन्ड बन जाता है। यहां पर दोनों एटम्स के बीच क्या बन जाता है? बॉन्ड बन जाता है ना। तो ये है बेटा बॉन्ड फॉर्मेशन। इस वाले पॉइंट पे क्या हुआ? बॉन्ड फॉर्मेशन। ऑब्वियस सी बात है, हम लोगों ने सबसे पहले लिखा था, सबसे पहला दिन यही लिखा था कि जब एटम्स के बीच बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती है। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, वहां पर जाकर बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। यस, तो देखो इनिशियली एनर्जी इतनी थी और जब बॉन्ड फॉर्म हुआ
तो इतनी एनर्जी रहेगी, मतलब मैं कह सकता हूं बॉन्ड फॉर्मेशन में इतनी एनर्जी रिलीज हुई है, कह सकता हूं क्या भाई? जब बॉन्ड नहीं बना था तो इतनी एनर्जी थी, और जब बॉन्ड बन गया तो इतनी एनर्जी रह गई। तो ये जो एनर्जी रिलीज हुई है इसको आप बोल सकते हो बॉन्ड एनर्जी। यस, ऐसा लिख सकता हूं, एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। यस, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, इसको आप क्या कह सकते हो? बॉन्ड एनर्जी कह सकते हो। ऑब्वियस सी बात है, बॉन्ड बनते टाइम जितनी एनर्जी रिलीज हुई है उतनी ही एनर्जी अगर आप वापस दे दोगे तो आपका ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ये हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, ठीक है ना? तो यहां तक ये वाला ग्राफ है। इस वाले ग्राफ को एक बार आप बनाओ अपनी कॉपी में, फिर उसके बाद मैं आपको इस बॉन्ड फॉर्मेशन का रीजन समझा देता हूं। अबे आयोनिक बॉन्ड में, हाँ अबे बनाना है भाई, बनाना है, इसको बनाना है। हाँ मुन्ना, बनाना है यार, कैसी बात कर रहे हो? यस यस, बनाना है बेटा। हाँ, कोई लिख रहा नमस्ते डूडी सर। अबे अब आए हो क्या क्लास में? इतना लेट नमस्कार, बहुत टाइम हो गया। हाँ बनाना है भाई, बनाना, जल्दी बनाओ इसको। यस यस, जल्दी बनाओ बेटा, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, फिर उसके बाद आगे चलते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। हाँ हाँ, बनाना बॉन्ड, अच्छा आएगा आएगा बेटा, बनाना बॉन्ड भी आएगा, आगे आएगा, चिंता मत करो, सब आएगा। हो गया, डन डन डन, ठीक है डन। अब सुनो देखो होता क्या है, अब सुनो देखो होता क्या है। जैसे मान लो ये वाला हाइड्रोजन का एटम था, है ना? ये हाइड्रोजन का एटम है, गिर गया भाई पेन। हाँ, ये वाला हाइड्रोजन का एटम है, सुनो। तो ये जो हाइड्रोजन का एटम है ना, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, है ना? और इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1। इसका जो 1s है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना? वैसे ही जो दूसरा हाइड्रोजन का एटम होगा, जो दूसरा हाइड्रोजन का एटम होगा उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, जो कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा? 1s ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा। याद करो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम बहुत काम में आने वाला है। तो दो एटम आ रहे हैं जिनके पास क्या क्या प्रेजेंट है, एक एक ऑर्बिटल प्रेजेंट है। ये ऑर्बिटल ऑब्वियस सी बात है हमेशा वैलेंस शेल का होगा, क्योंकि वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास, दूसरे हाइड्रोजन एटम के पास भी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ये दो हाइड्रोजन के एटम एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, नजदीक आ रहे हैं, अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब इन दोनों हाइड्रोजन एटम्स के ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है, जो 1s ऑर्बिटल है, ये 1s ऑर्बिटल एक दूसरे के अंदर पेनिट्रेट करने लग जाएंगे। बेटा बेटा दादा, इधर इधर सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर इधर सुनो, फालतू की बात मत करो। होगा क्या, जब एक दूसरे के नजदीक आने लगेंगे, आने लगेंगे, आने लगेंगे, तो इनके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होते हैं वो क्या करने लगेंगे सर? एक दूसरे के अंदर पेनिट्रेट कर जाएंगे। यस, इसको बोला जाता है ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्या कह रहा हूं? आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स का एक दूसरे में पेनिट्रेशन, अंदर घुस जाना, दैट इज नोन एज क्या बोला जाता है बेटा? इसको बोला जाता है ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्या बोला जाता है इसको? इट इज नोन एज ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। दिस पार्शियल पेनिट्रेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, है ना? पार्शियल पेनिट्रेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज नोन एज ओवरलैपिंग। यस यस, और यही ओवरलैपिंग होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। यस यस यस, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। तो यह कहता है कि जब दो एटम एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो एक डिस्टेंस पे इनके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक दूसरे के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं। दिस पेनिट्रेशन इज नोन एज ओवरलैपिंग, एंड दिस ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए केमिकल बॉन्ड। तो ये जो थ्योरी है आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसके अकॉर्डिंग बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? दिस ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्या रिस्पॉन्सिबल है? दिस ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मेरी बात समझ में आई? यस दादा, आपको समझ में आना, ये चीज समझनी पड़ेगी।
हाँ ना बोलना पड़ेगा। क्या ये चीज समझ में आई क्या? जब एटम एक दूसरे के नजदीक आएंगे, फिर सुन लो, तो उनके जो आउटरमोस्ट ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक दूसरे के अंदर घुस जाते हैं इस तरह से, है ना। दिस पेनिट्रेशन इज नोन एज ओवरलैपिंग, एंड दिस penetration, this overlapping of atomic orbitals is responsible for the formation of a chemical bond. मैं ऐसा कह सकता हूं कि यह ओवरलैपिंग जितनी तगड़ी है ना, जितनी तगड़ी ओवरलैपिंग हुई है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, आपका जो बॉन्ड होगा वो भी उतना ही मजबूत होगा। सोच के देखो, ऐसे इतनी सी ओवरलैपिंग हुई है हल्की सी, तो ये बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। मान लो थोड़ी सी ओवरलैपिंग थोड़ी सी ज्यादा हुई है ना, इतना घुसा अंदर, तो थोड़ा सा और ज्यादा ओवरलैप हुआ, बॉन्ड और मजबूत हो गया। लेकिन अगर मान लो ओवरलैपिंग बहुत तगड़ी है इस तरह की, तो उससे आपका जो केमिकल बॉन्ड होगा वो भी स्ट्रांग होगा। तो ये ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स जितनी तगड़ी होगी, आपका बॉन्ड फॉर्मेशन भी उतना ही मजबूत होगा। यस, तो बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो डिपेंड करती है किस पे? डिपेंड करती है किस पे? ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स पे, ठीक है ना, एक्सटेंट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल पे। क्लियर? अच्छा, एक चीज और, जब ये ओवरलैपिंग हो रही होती है ना, तो उसकी कुछ कंडीशन है। जब ये ओवरलैपिंग हो रही होती है तो उसकी कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है? पहली चीज तो आपका जो ऑर्बिटल है, आपका जो ऑर्बिटल है वो हाफ फिल्ड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बेटा? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होना चाहिए। यस, ओवरलैपिंग की जो कंडीशन है वो क्या है? आपका जो ऑर्बिटल है वो हाफ फिल्ड होना चाहिए। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल मतलब उस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए इन दैट ऑर्बिटल। जो ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में आ रहा है बेटा, उसमें क्या होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। सबसे पहली चीज ये, अगर मान लो इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते ना, तो कभी भी बॉन्ड नहीं बनता। एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और दूसरी चीज ऑपोजिट स्पिन होनी चाहिए। यस, ऑपोजिट स्पिन होनी जरूरी है। ऑपोजिट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे मान लो ये जो हाइड्रोजन का एटम है, ये जो हाइड्रोजन का एटम है, उसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो इस स्पिन का है, यह हाइड्रोजन का एटम है। और जो दूसरा हाइड्रोजन का एटम होगा, उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑपोजिट स्पिन का होना चाहिए। अब इन दोनों के बीच ओवरलैपिंग हो जाएगी, ये लो जी, और इन दोनों के बीच बॉन्ड बन गया। और ये है ओवरलैपिंग, है ना, इस वाले एरिया का ओवरलैपिंग हुआ है, ठीक है, ये आपका मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, तो ये 2 कंडीशन है, ध्यान में रखना, बहुत ही आसान सी कंडीशन है बेटा, नोट करनी है सारी चीजें ना, अभी रुकना है ना, ये नोट करना है ये सब कुछ, है ना। तो यही चीज लिखी है कि बॉन्ड फॉर्मेशन तब होगा जब आपका ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होगा, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और जो इलेक्ट्रॉन का स्पिन है, दोनों इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है वो ऑपोजिट होगा। उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही ऑपोजिट होता है, तब दोनों के बीच जाके क्या होगा? बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, ये वाली चीज अभी लिखने से पहले आपको ये चीज लिखनी है ना। वो चीज कब लिखनी है मैं आपको बता दूंगा, वो चीज कब लिखनी है मैं आपको बता दूंगा, उससे पहले आपको ये चीज नोट करनी है। यस यस यस, है ना। इससे पहले क्या लिखा है? देखो ये लिखा है इसने कि एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन फाउंड दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ न्यू अट्रैक्टिव फोर्स इज मोर देन द न्यू रिपल्सिव फोर्स। ये तो हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, ये तो हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि जब एटम एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है, जो नए अट्रैक्शन होंगे उनका मैग्नीट्यूड रिपल्सिव फोर्सेस से ज्यादा होगा, है ना। ये तो हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। और दूसरा चीज लिखता है एज अ रिजल्ट टू एटम्स अप्रोच ईच अदर एंड पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, है ना। और इसकी वजह से क्या होगा बेटा? पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज करेगी। ये हम लोगों ने इस ग्राफ में देख ही लिया था, आप लोग चाहो तो इसको लिख सकते हो, ठीक है। अरे बेटा यही चीज चल रही, अच्छा लिख लिया तो कोई बात नहीं, अरे लिख लिया तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस कोई दिक्कत नहीं है, लिख लिया तो कोई बात नहीं। ये वाली चीज भी लिख लो अब, है ना, ये वाली चीज भी नोट कर लो, 2 लाइन नोट कर लो फटाफट से, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लिया तो क्या दिक्कत है? हाँ, हाँ बताओ, हद है मतलब। कह रहा है केमिस्ट्री बहुत हार्ड लग रही है, सॉफ्ट बना लो बेटा उसको, सॉफ्ट बना लो। हार्ड लग रही है तो बेटा हीट वीट करो उसको, गर्मी दो थोड़ी, सॉफ्ट हो जाएगा। और तो क्या करें मतलब, हद है ना। हो गया क्या? हो गया बेटा, हो गया, हो गया क्या? यस, डन डन। ठीक है ठीक है ठीक है,
ठीक है, ऑल राइट। अब देखो, इसने और भी डेफिनेशन लिखी है क्या? द मिनिमम डिस्टेंस, इसने बॉन्ड लेंथ की डेफिनेशन लिखी है, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स वेयर अट्रैक्टिव फोर्सेस आर एक्टिंग इज नोन एज क्रिटिकल डिस्टेंस और बॉन्ड लेंथ। ये चीज भी मैंने आपको समझाई है इधर। ये वाली जो लेंथ है जहां तक अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहे हैं, इस अट्रैक्टिव फोर्स को बोला जाता है बॉन्ड लेंथ या फिर क्रिटिकल डिस्टेंस। ठीक है ना? तो ये डेफिनेशन भी लिख लो, अगर मान लो आपसे कोई पूछ ले, है ना? द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स वेयर अट्रैक्टिव फोर्सेस आर एक्टिंग इज नोन एज क्रिटिकल डिस्टेंस और बॉन्ड लेंथ, है ना? एंड द एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग टू द मिनिमा ऑफ ग्राफ इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी। ये जो ग्राफ है आपके सामने, क्योंकि आप मैथ्स के बालक बालिकाएं हो, मैथ्स आप लोगों ने पढ़ी और मैंने सुना तुम्हारी मैथ्स तो एकदम जबरदस्त है। तरुण सर बोल रहे थे क्या मैथ्स वाले, मैथ्स तो ना मतलब ऐसे ऐसे उनके मुंह से मैथ्स का तो ज्ञान बहता रहता है ऐसे, है ना? इतना मैथ्स में वो लोग बच्चे इंटेलिजेंट है। तो इस ग्राफ का जो बेटा मिनिमा है, सबसे नीचे वाला पार्ट है ना, मिनिमा मतलब सबसे नीचे वाला पार्ट, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है, ये वाली एनर्जी, दिस इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी। ठीक है ना? ये चीज आपके सामने इस वाले पार्ट में लिखी हुई है, तो फटाफट से इसको नोट करो। हाँ जी, हाँ जी, फटाफट से नोट करो बेटा इसको। हाँ बेटा, ये डेफिनेशन नोट कर लो फटाफट, जल्दी से लिख लो भाई। लिख लिया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नोट करो बेटा, नोट करो। बहुत आसान है ना यार, बहुत आसान है। देखो, ये अभी ना आपको आसान लग रहा है, ठीक है? और बहुत सारे लोग क्या करेंगे, बोले ये तो बहुत इजी है यार, ये लिखने की क्या जरूरत है, ये लिखने की क्या जरूरत है? लिखने की जरूरत है भाई, क्योंकि ये चीज अभी आसान लग रही है। आज से एग्जाम कब देना है? 1.5 साल बाद एग्जाम देना है। 1.5 साल बाद याद की भी इंसान चीज भूल जाता है, लेकिन लिखी हुई चीज वो रिवाइज करेगा ना, तो उसको यह सारी चीजें वापस से याद आने लगती है ना? ये सारी चीजें उसको वापस से याद आने लगती है। ठीक है ना बेटा? तो ये चीज लिखनी है, एक एक चीज को लिखना है आपको। ठीक है ना? ये इसीलिए बोर्ड पे लिखाया गया आप लोगों को, है ना? इसीलिए मैं लिख के लाया हूं, दो दो लाइन, है ना? हर स्लाइड पे दो दो लाइन है। समझ लिया हमने? जो समझ लिया उसको लिख लेते हैं एक बार, है ना? क्या दिक्कत है ऐसे? बेटा हो जाए तो डन लिखना, हो जाए तो डन लिखियो बे। हाँ, ऐसे नहीं लिख के बैठ जाओ, बोले ठीक है, जितना कम पढ़े उतना ही फायदा है। ये मत करना भाई, हाँ, ये मत करना भाई। हो गया क्या? हो गया क्या? हो गया? बहुत बढ़िया, है ना? तो ओ हो, ठीक है। तो अब इसके बाद आप लिखो, अब इसके बाद लिखो आप, अब इसके बाद हेडिंग लिखो एटॉमिक ऑर्बिटल, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट, ऐसे लिखो, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट, है ना? और ये मेरे साथ साथ आप लिख लो, इसमें 2-3 लाइन लिखनी है हमें, है ना? 2-3 लाइन हमें लिखनी है। क्या लिखना है? देखो फटाफट लिखो, एट क्रिटिकल डिस्टेंस, एट क्रिटिकल डिस्टेंस atomic orbitals of bonding atoms atomic orbitals of bonding atoms having unpaired electron, है ना? उनके पास क्या होना चाहिए बेटा? having unpaired electrons with opposite spin, है ना? क्या होने चाहिए उनके पास? अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ऑपोजिट स्पिन के साथ, अंडरगोज पार्शियल पेनिट्रेशन। क्या होता है बेटा? उनमें एक दूसरे के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं ना, पार्शियल पेनिट्रेशन। रिजल्टिंग इन द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिजल्टिंग इन द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है? क्या होगा फिर उसके बाद? ये अनपेड इलेक्ट्रॉन था, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन था, ऑपोजिट स्पिन थी, अब क्या होंगे? वो आपस में जाके पेयर हो जाएंगे और उससे क्या बन जाएगा? बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है ना? दिस पार्शियल पेनिट्रेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, दिस पार्शियल पेनिट्रेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज नोन एज
atomic orbitals is known as, this partial penetration of atomic orbitals is known as overlapping of atomic orbitals. Yes, इसको क्या बोला जाता है बेटा? Overlapping of atomic orbitals. Atomic orbitals. Which is responsible for the formation of chemical bond? Yes, responsible for the formation of chemical bond. Clear है? अब लिख लो, पीछे से क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग, ये लिखना है. हाँ, which is responsible for the formation of chemical bond. Chemical bond. ठीक है? हाँ जी, फटाफट लिख लो, फटाफट नोट कर लो, और अगर हो जाए तो भैया बता देना कि सर हो गया, डन हो गया. है ना? एक पॉइंट और लिख लो कि स्ट्रेंथ ऑफ ए केमिकल बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ ए केमिकल बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ ए केमिकल बॉन्ड डिपेंड्स ऑन the extent of overlapping of atomic orbitals. Extent of overlapping of atomic orbitals. Theoretical है बेटा, अभी इसको हम लोग समझेंगे थोड़ी देर में, है ना? पूरा समझेंगे. क्लियर? तो यही तो लिखा है, देखो हम लोगों ने लिखा ना, इसमें सबसे पहली चीज, दो एटम जो एक दूसरे के पास पास आ रहे हैं, नजदीक आ रहे हैं, उनके पास क्या होना चाहिए? एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ना, एक एक हाफ फील्ड, एक एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए. वो एक दूसरे के पास आएंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स पेनिट्रेट कर जाएंगे, ओवरलैपिंग हो जाएगी, उससे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, और उनके जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे के साथ पेयर कर लेंगे. पहले अकेले अकेले थे इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद क्या होगी? उनकी पेयरिंग होगी. ठीक है ना? दूसरा हमने लिखा है कि ये जो पार्शियल पेनिट्रेशन होती है, इसको क्या बोला जाता है? इसको हम लोग ओवरलैपिंग बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, एंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड. ठीक है? और किसी भी बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो इसी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स पे डिपेंड करती है. क्लियर? डन डन. ठीक है, हो गया क्या? जल्दी से बताओ. हो गया? बहुत बढ़िया. अब देखो बेटा, ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग है ना, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग है, उनको हम लोग तीन तरह से क्लासिफाई करते हैं, है ना? उनको हम लोग कितनी तरह से क्लासिफाई करते हैं? मोटा मोटा तीन क्लासिफिकेशन लिखा है ऐसे. एक है पॉजिटिव ओवरलैपिंग, है ना? एक होगा बेटा नेगेटिव ओवरलैपिंग, और एक होगा जीरो ओवरलैपिंग, है ना? ये तीन तरह की ओवरलैपिंग होती है, इसके बारे में हमें समझना है. ये तीन तरह की ओवरलैपिंग होती है, इसके बारे में हमें समझना है. देखो, सबसे पहले मैं आपके सामने दिखाने जा रहा हूं पॉजिटिव ओवरलैपिंग का क्या मतलब है ना? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव ओवरलैपिंग? ये सिर्फ साइन कन्वेंशन है, ऐसा होता है, हमें सिर्फ ये चीज ध्यान में रखनी है. देखो, आप लोगों ने पी ऑर्बिटल पढ़ा है ना, आप लोगों ने पढ़ा है कि पी ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो डंबल होती है. तो जैसे आपके सामने दो पी ऑर्बिटल है, ये देखो इस तरह से आपके सामने दो पी ऑर्बिटल है, मैंने यहां लिखा है माइनस, यहां लिखा है प्लस, यहां लिखा है प्लस और यहां लिखा है माइनस. मुझे एक बात बताइए, ये प्लस और माइनस क्या है? हाँ जी, जल्दी से बताइए, ये प्लस और माइनस क्या है? कौन बताएगा? ये प्लस और माइनस क्या है? कौन बताएगा? है कोई ऐसा होनहार बालक या बालिका जो ये बता सके कि यहां पर प्लस और माइनस का क्या मीनिंग है? जल्दी से बताओ, यहां पर प्लस और माइनस का क्या मीनिंग है? जल्दी से बोलो. हाँ 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 हाँ, जल्दी बोलो. ये प्लस और माइनस पिन है. वाह वाह, अब एक कान पे पड़ेगी एक. नाही मुन्ना नाही. ये बेटा आप लोगों ने पढ़ा है ना, वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, वेव फंक्शन पढ़ा आप लोगों ने, साई. वेव फंक्शन पढ़ा है ना, वेव फंक्शन साई. यस, तो ये जो प्लस और माइनस है, ये चार्ज नहीं है बेटा, ये कोई चार्ज नहीं है. नहीं, ये चार्ज नहीं है. कुछ बच्चे ये भी लिख रहे हैं कि चार्ज है, बेटा चार्ज नहीं है. ये प्लस और माइनस क्या है? वेव फंक्शन का साइन है ना? ये प्लस और माइनस क्या है? साइन ऑफ वेव फंक्शन, कि वेव फंक्शन पॉजिटिव है या फिर वेव फंक्शन नेगेटिव है. याद है ना? अरे साई क्या होता था? एक वेव फंक्शन होता था. ये वेव फंक्शन होता था, इसको प्लस माइनस ऐसे दिखाते थे ना, प्लस माइनस, है ना? सो दिस इज वेव फंक्शन. ये क्या बेटा? वेव फंक्शन है.
ऑलराइट, तो प्लस और माइनस क्या है, वेव फंक्शन है। अब देखो, अगर मान लो प्लस का प्लस के साथ ओवरलैप हो रहा है इस तरह से, है ना, प्लस का प्लस के साथ ओवरलैप हो रहा है ना, प्लस का प्लस के साथ ओवरलैप हो रहा है, तो इस तरह की ओवरलैपिंग को बोला जाता है पॉजिटिव ओवरलैपिंग। क्या बोला जाता है? अरे पढ़ा है तुम लोगों ने, साई पढ़ा है, कान पे मारूंगा। तुम लोगों ने ग्राफ भी बनाए साई और आर के, है ना, साई स्क्वायर और आर के ग्राफ भी बनाए तुम लोगों ने, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के ग्राफ बनाए हैं। अबे तुम लोग गोली दे रहे हो मुझे बे, हैं? ऐसे वाले ग्राफ नहीं बनाए तुम लोगों ने? साई और आर का ग्राफ इस तरह का, साई और आर का ग्राफ किसी के लिए इस तरह का होता था, फिर उसके बाद आप लोगों ने साई स्क्वायर और आर के ग्राफ बनाए थे इस तरह के। बोलो बोलो, हैं? अबे गोली दे रहे हो तुम मुझे, हैं? हाँ, यहां पर कहते थे सर वेव फंक्शन का साइन पॉजिटिव है, वेव फंक्शन का साइन नेगेटिव है। याद आ रहा है, याद आ रहा है? हाँ, गजनी हो तुम लोग सब, है ना, है ना, है ना? हाँ, तो बेटा पॉजिटिव ओवरलैप का मतलब है प्लस प्लस के साथ ओवरलैप करना चाहिए या फिर माइनस माइनस के साथ ओवरलैप करना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्लस प्लस के साथ ही ओवरलैप करे, अगर माइनस माइनस के साथ भी ओवरलैप कर रहा है ना, तब भी ये पॉजिटिव ओवरलैप का एग्जांपल है ना। तो सेम साइन एक दूसरे के साथ ओवरलैप करना चाहिए, सेम साइन वाले ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप करने चाहिए, उस ओवरलैप को बोला जाता है पॉजिटिव ओवरलैप। ठीक है, जैसे मान लो आपका एस ऑर्बिटल होता है, बेटा एस ऑर्बिटल को हम लोग सिर्फ प्लस से दिखाते हैं, है ना। तो जैसे मान लो दो एस ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये भी पॉजिटिव ओवरलैप का एग्जांपल होगा, प्लस प्लस के साथ ओवरलैप कर रहा है। ठीक है ना, जैसे ये वाला एग्जांपल देखो, ये है बेटा एस ऑर्बिटल, मैंने ये वाला ऑर्बिटल बना दिया, लेट से पी जेड ऑर्बिटल है ना, ये कौन सा ऑर्बिटल है, पी जेड। तो ये जो ओवरलैपिंग होगी प्लस प्लस के साथ ओवरलैप कर रहा है, इस वजह से इस ओवरलैपिंग को भी मैं क्या बोलूंगा, पॉजिटिव ओवरलैपिंग बोलूंगा। ठीक है, तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग का मतलब यही है, पॉजिटिव ओवरलैपिंग का मतलब यही है कि प्लस प्लस के साथ माइनस माइनस के साथ ओवरलैप कर रहा है। मतलब ये जो आपने वेव लिखी है, दो वेव इस तरह से, ये प्लस प्लस के साथ माइनस माइनस के साथ, प्लस प्लस के साथ माइनस माइनस के साथ, इस तरह की ओवरलैपिंग। क्लियर है ना। तो अभी के लिए आप, चलो कोई बात नहीं, आप लोगों ने पढ़ा है नहीं पढ़ा है वो ठीक है, उसको छोड़ो, है ना, उसको छोड़ो। पॉजिटिव ओवरलैप का मतलब होता है सेम साइन प्लस प्लस के साथ ओवरलैप करना चाहिए माइनस माइनस के साथ। ये प्लस और माइनस क्या है, हमारे सिर्फ इतना सा काम का है, प्लस और माइनस क्या, वेव फंक्शन का साइन है, इसके अलावा और कोई हमारे काम का नहीं है ना, सिर्फ इतना सा ध्यान रखो। और देखो, जैसे मान लो एक पी ऑर्बिटल ये है, एक पी ऑर्बिटल ये है, ठीक है ना, ये आपस में इस तरह से ओवरलैप कर रहे हैं। बेटा अगर ये इस तरह से ओवरलैप करेंगे, मतलब इस तरह से, ये देखो, तो प्लस प्लस के साथ ओवरलैप कर रहा है, माइनस माइनस के साथ ओवरलैप कर रहा है, तो इस ओवरलैपिंग को भी क्या बोलूंगा मैं, पॉजिटिव ओवरलैपिंग बोलूंगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? यस यस। और देखो, मान लो ये आपका पी ऑर्बिटल है ना, ये है पी ऑर्बिटल, और एक डी ऑर्बिटल तो बनाया ही होगा तुम लोगों ने। अरे डी ऑर्बिटल डबल शेप होता है ना, प्लस माइनस माइनस प्लस, इस तरह से देखो, तो यहां पर ये प्लस इस प्लस के साथ ओवरलैप कर रहा है, ये माइनस इस माइनस के साथ ओवरलैप कर रहा है, इसको भी क्या बोला जाएगा, इसको भी क्या बोला जाएगा, पॉजिटिव ओवरलैप वाली कैटेगरी में रखा जाएगा। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? यस, क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है ना। तो ये थोड़ा सा भैया थोड़ा ढंग से बनाइयो, है ना, ये थोड़ा ढंग से बनाना। ठीक है ठीक है ठीक है। तो हाँ, डी ऑर्बिटल जो होता है डंबल शेप होता है ना, अरे भैया डबल, ये डबल डंबल हो गया ना, सिंगल डबल जो है वो, सिंगल डंबल जो है वो है आपका पी ऑर्बिटल, और ये है डी ऑर्बिटल। ठीक है ना। तो सिंपल सी एक ही चीज याद रखो, प्लस साइन प्लस के साथ ओवरलैप कर रहा है या फिर माइनस माइनस के साथ ओवरलैप कर रहा है, तो इस तरह की जो ओवरलैपिंग होगी उसको पॉजिटिव ओवरलैपिंग बोला जाएगा। और यह भी ध्यान रख लियो कि यही जो पॉजिटिव ओवरलैपिंग होती है, यही रिस्पॉन्सिबल होती है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। मतलब अगर एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में पॉजिटिव ओवरलैप करेंगे, उसी से बॉन्ड बनेगा। नेगेटिव ओवरलैपिंग या फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे, उसमें कभी भी बॉन्ड नहीं बनता। जैसे मान लो दो एस ऑर्बिटल आपस में मिल रहे हैं, या फिर एक एस के साथ पी ऑर्बिटल मिल रहा है, तो अगर एस और पी पॉजिटिव ओवरलैप कर रहा है, उसी ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनेगा। अगर मान लो ये प्लस इस माइनस के साथ ओवरलैप करेगा, तो कभी भी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन जो आपको ध्यान में रखना है। मेरी बात समझ में आ रही है? यस यस बेटा, हाँ ना बोलना पड़ेगा, और अगर नोट कर लिया हो तो मुझे बताना पड़ेगा, डन लिख के, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ये साइन कन्वेंशन है, इसी को इस तरह से ध्यान रखो बेटा। पॉजिटिव ओवरलैप का मतलब यही चीज है ना, पॉजिटिव ओवरलैप का मतलब यही चीज है, इसको आपको ध्यान में रखना है। क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है ठीक है।
नोट कर लो, नोट कर लो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हो गया, हो गया, वेरी गुड। तो अगर ये पॉजिटिव ओवरलैप है, तो जिसको पॉजिटिव ओवरलैप समझ में आ गया, उसको नेगेटिव ओवरलैप समझने से कोई रोक ही नहीं सकता, है ना। उसको नेगेटिव ओवरलैप समझने से कोई रोक ही नहीं सकता। नेगेटिव ओवरलैपिंग क्या होती है देखो, है ना। अगर मान लो प्लस माइनस के साथ ओवरलैप कर रहा है, ये वाला एस ऑर्बिटल है, और मान लिया ये पीजेड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा है ना, तो लेकिन ये प्लस माइनस के साथ ओवरलैप कर रहा है, तो ये नेगेटिव ओवरलैपिंग का एग्जांपल है। यस, अगर मान लो मैं ऐसे एग्जांपल दे दूं, एक पी ऑर्बिटल है ना, प्लस माइनस ये पीजेड ऑर्बिटल है बेटा, ये दूसरे पीजेड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा है, लेकिन आज फिर देखो प्लस माइनस के साथ ओवरलैप कर रहा है, सर ये भी नेगेटिव ओवरलैपिंग का एग्जांपल हो गया। ठीक है, और देख लो, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स लिख सकते हो। और देखो ऐसा लिखा हुआ है, मान लो ये पी वाई ऑर्बिटल है और ये दूसरे पी वाई ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा है, ठीक है, लेकिन प्लस माइनस के साथ ओवरलैप कर रहा है, तो ये जो सारे एग्जांपल्स हैं, ये जो सारे एग्जांपल्स हैं किस कैटेगरी में आएंगे, नेगेटिव ओवरलैपिंग वाली कैटेगरी में आएंगे, ठीक है ना। लेकिन इससे बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता। फिर लिख लो, बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता। बॉन्ड फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ कौन सी ओवरलैपिंग की वजह से होगा, पॉजिटिव ओवरलैपिंग की वजह से होगा। ठीक है, ठीक है, तो फटाफट से नोट कीजिए इसको, फटाफट से नोट कीजिए इसको, ठीक है। हाँ, इसमें बॉन्ड नहीं बनेगा बेटा, बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ओवरलैप में बनेगा। मैं फिर बोल देता हूं, बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ओवरलैपिंग में बनता है, नेगेटिव ओवरलैपिंग में कभी भी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता। क्लियर हो गया, नोट कर लिया हो तो डन लिखना, फिर हम लोग आगे चलते हैं। हाँ जी, अरे नहीं बनेगा भैया, बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा यार, कितनी बार बताएं। हाँ, बॉन्ड फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ओवरलैप में होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर। यस 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 यस, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं जीरो ओवरलैपिंग। जीरो ओवरलैपिंग का मतलब है ओवरलैपिंग ही पॉसिबल नहीं है। क्या मतलब है, जीरो ओवरलैपिंग का मतलब है कि साहब ओवरलैपिंग ही पॉसिबल नहीं है। आप बोलोगे सर ये कैसे हो सकता है, मैं आपको सिखाता हूं। देखो, जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिखा है, एक ऑर्बिटल लिखा है मैंने, एक ऑर्बिटल लिख दिया पीजेड और दूसरा ऑर्बिटल लिख दिया पी वाई। मतलब जीरो ओवरलैपिंग का मतलब है नो ओवरलैपिंग, है ना, नो ओवरलैपिंग। ठीक है सर, ओवरलैपिंग पॉसिबल ही नहीं है। कोई मुझे बता सकता है क्यों नहीं हो सकती ओवरलैपिंग? अरे भाई, पीजेड और ये लिखा है मैंने पी वाई, कोई बता सकता है क्या क्यों नहीं हो सकती? यस यस, क्यों नहीं हो सकती? देखो, पीजेड का मतलब समझते हो? पीजेड मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जेड एक्सिस पे प्रेजेंट है, और पीवाई मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाई एक्सिस पे प्रेजेंट है। अरे भैया, दोनों तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं दादा। अरे सर, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, कैसे ओवरलैप करेगा? एक यहां है, एक यहां है, बताओ ये कैसे ओवरलैप करेगा? अरे मेरी बात समझ में आ रही है? यस यस यस, हाँ, एक्सिस ही चेंज हो गई है। तो जब भी ऐसा परपेंडिकुलर हो, मान लो पीजेड पीएक्स पीवाई के साथ ओवरलैप नहीं करेगा, पीएक्स जो है वो पीवाई के साथ ओवरलैप नहीं करेगा, पीजेड जो है वो पीएक्स के साथ ओवरलैप नहीं करेगा। मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है ना? तो ओवरलैपिंग पी ऑर्बिटल्स की सिर्फ तभी होगी, पीएक्स पीएक्स के साथ, पीवाई पीवाई के साथ, पीजेड पीजेड के साथ। पीएक्स पीवाई के साथ नहीं कर सकता, पीजेड पीएक्स के साथ नहीं कर सकता। मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है? ये एक्स और वाई जेड का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन, अगर मैंने लिखा है पीजेड, दैट मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी z एक्सिस पे प्रेजेंट है, py मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी y एक्सिस पे है, px मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी x एक्सिस पे प्रेजेंट है। ठीक है, ऑल राइट, यहां तक ठीक है ना बेटा? और देखो, मान लो ऐसे लिखा है, ये आपका s ऑर्बिटल है और ये इसके साथ ओवरलैप कर रहा है प्लस माइनस के साथ, है ना। मान लो ये पी वाई ऑर्बिटल है, तो ये ओवरलैपिंग भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि देखो यहां पर नोड आ गया ना, तो जहां पर नोड ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व हो जाए ना, वहां पर ओवरलैपिंग कभी भी पॉसिबल नहीं होती। आप इसको शॉर्टकट इस तरह से भी याद रख सकते हो, ठीक है ना। तो एस ऑर्बिटल इस तरह से पी वाई ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप नहीं कर सकता। एस जो है ना, वो ओवरलैप करेगा पी जेड के साथ। देखो, एस का पी जेड के साथ ओवरलैप हो सकता है, देखो ये रहा, इस तरह से। ये वाली ओवरलैपिंग इफेक्टिव है क्योंकि इसमें नोड इन्वॉल्व नहीं हो रहा, नोड यहां पर है ना, लेकिन यहां पर देखो नोड का इन्वॉल्वमेंट है। अगर ये ओवरलैप होगा भी तो देखो यहां पर है ना नोड, ये नोड इन्वॉल्व हो रहा है ओवरलैपिंग में, दैट्स व्हाई दिस ओवरलैपिंग इज नॉट पॉसिबल। तो ये जो ओवरलैपिंग है, ये सारी की सारी किस कैटेगरी में आएगी? जीरो ओवरलैपिंग वाली कैटेगरी में आएगी, ठीक है ना। तो मैं फिर बोल देता हूं कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, वो सिर्फ और सिर्फ किस ओवरलैपिंग से होता है? पॉजिटिव ओवरलैपिंग से होता है,
किससे होता है बेटा? पॉजिटिव ओवरलैपिंग से होता है। इस बात को आपको याद रखना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस? क्या ये चीज क्लियर हुई आप लोगों को? ठीक है, ठीक है, क्लियर क्लियर, डन डन डन, ठीक है। तो नोट कर लिया हो तो बेटा डन लिखना, फिर आगे चलेंगे। नोट कर लिया हो तो डन लिखना, फिर आगे चलेंगे। यस 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 यस, हाँ जी, नोट कर लिया हो तो फिर आगे चलेंगे। हो गया क्या? हो गया क्या? हो गया क्या? यस यस यस, पक्का पक्का, डन डन डन। आइए अब देखो, जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होगी तो उससे क्या बनेगा? बॉन्ड बनेगा सर। उससे क्या बनेगा? बॉन्ड बनेगा। और बॉन्ड जो है वो तीन तरह के बॉन्ड हैं। एक होता है सिग्मा बॉन्ड, दूसरा होता है पाई बॉन्ड, और तीसरा होता है डेल्टा बॉन्ड। इसको इस तरह से दिखाया जाता है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, डेल्टा बॉन्ड हमें अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग मेजरली किसके बारे में बात करेंगे? सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में। मैं डेल्टा बता दूंगा आपको, डेल्टा बॉन्ड कैसे बनता है, लेकिन यहां पर इस डेल्टा बॉन्ड का कोई काम नहीं है। ये आउट ऑफ सिलेबस का पार्ट है, सिलेबस का पार्ट है नहीं हमारे यहां। इस पे क्वेश्चंस भी कभी भी पूछा नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो जब ओवरलैपिंग होगी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, वापस सुनो क्या बोला मैंने, जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होगी, यस, जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होगी, उस केस में तीन तरह के बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकते हैं, सिग्मा, पाई और डेल्टा। हमें कौन सा पढ़ना है? एक तो सिग्मा, एक पाई, इन्हीं दो के बारे में पढ़ेंगे। जो आपका डेल्टा है उसके बारे में ज्यादा बात नहीं होगी, ठीक है, क्लियर, वेरी गुड। तो अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि सर सिग्मा बॉन्ड होता क्या है, और सर ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये बनता कैसे है। ये सिग्मा बॉन्ड होता क्या है और सिग्मा बॉन्ड बनता कैसे है? सुनो देखो, बहुत आसान सा एग्जांपल है, बहुत आसान सा एग्जांपल है। एक ऑर्बिटल ये रहा, है ना, ऐसे ऐसे है, मान लो ये वाला ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल ये है, दो ऑर्बिटल आ रहे हैं इस तरह से, और इनकी ओवरलैपिंग इस तरह से हुई है। यस यस, एक ऑर्बिटल इधर से आ रहा है, एक ऑर्बिटल इधर से आ रहा है, इनकी ओवरलैपिंग इस तरह से हुई है। इस ओवरलैपिंग को क्या मैं बोल सकता हूं? हेड ऑन ओवरलैपिंग बोल सकता हूं क्या? बोलो बोलो बोलो, क्या मैं इसको हेड ऑन ओवरलैपिंग बोल सकता हूं क्या? जैसे मान लो एक गाड़ी इधर से आ रही थी, एक गाड़ी इधर से आ रही थी, और दोनों गाड़ियों की भिड़ंत हो गई, जोरदार आमने सामने की भिड़ंत हुई है, दैट इज हेड ऑन ओवरलैपिंग। उसको क्या बोला जाता है बेटा? हेड ऑन ओवरलैपिंग। क्या कहा जाता है उसको? हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ओ यार, लो लिखो भाई, तुम लिखो, हाँ ये काम करो पहले। ठीक है, हाँ, तो देखो हेड ऑन ओवरलैपिंग, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, आमने सामने से ओवरलैपिंग होती है, तो इस तरह की जो ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनता है दैट इज नोन एज सिग्मा बॉन्ड। इस तरह की ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा उसको क्या बोला जाता है बेटा? सिग्मा बॉन्ड। इसको आप एक्सियल ओवरलैप भी कहते हो, इसको आप हेड ऑन ओवरलैप भी कहते हो, इसको आप एंड टू एंड ओवरलैप भी कह सकते हो। इनमें से दो तीन नाम है, कुछ भी लिखो, सब कुछ ठीक है, ठीक है ना। देखो ये लिखा है सिग्मा बॉन्ड के बारे में, क्या लिखा है? लिखता है कि दिस टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द एंड टू एंड, या फिर हेड ऑन ओवरलैप, या फिर इसको एक्सियल ओवरलैप भी लिखा होता है कई जगह, है ना। क्या लिखा होता है? एक्सियल ओवरलैप, हेड ऑन, या फिर और क्या लिख सकते हो? एक्सियल ओवरलैप भी लिख सकते हो, एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, है ना। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है ना, अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होती है। अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस का मतलब समझते हो? जैसे मान लो दो एटम है, एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा, इसका न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस, मान लेते हैं इन दोनों का न्यूक्लियस इस एक्सिस पे प्रेजेंट है। यहां पर एक एटम का न्यूक्लियस है, यहां पर दूसरे एटम का न्यूक्लियस है, तो यहां पर दो एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग इस तरह से हुई है, इस तरह से। एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो ओवरलैप कर रहे हैं वो अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं बेटा?
एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जो ओवरलैपिंग हो रही है वो कैसी हो रही है, अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अगर मान लो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स एक्सिस है तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जो ओवरलैपिंग है वो भी कौन सी एक्सिस पे हो रही है, एक्स एक्सिस पे हो रही है। दिस इज द मीनिंग ऑफ अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। क्या मेरी बात समझ में आई? यस अच्छा ये सेम ही तो लिखा है, दिस इज कॉल्ड एज हेड ऑन ओवरलैप और एक्सियल ओवरलैप, है ना। अब यहां पर अगर सिग्मा बॉन्ड की मैं बात करूं ना तो यहां पर अलग अलग कैटेगरी आ सकती है। इसमें देखो एस एस ओवरलैप से आपका सिग्मा बॉन्ड बन सकता है ना। अभी मैं आपको इसके एग्जांपल दूंगा। आपका एसपी ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड बन सकता है और आपका पीपी ओवरलैप से भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है ठीक है ठीक है। क्या बोला है मैंने, वापस सुन लो। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ हेड ऑन ओवरलैप करें इस तरह से तो उससे बनता है सिग्मा बॉन्ड, है ना। और अगर मान लो दो एटॉमिक ऑर्बिटल इस तरह से ओवरलैप कर रहे हैं, इस तरह से, अरे दोनों में डिफरेंस समझ रहे हो क्या भाई? जैसे मान लो दो गाड़ियां थी, एक तो आमने सामने से आके भिड़ी, एक दो गाड़ियां ऐसे चल रही थी सीधी सीधी साइड से भिड़ी इस तरह से, है ना। तो यही डिफरेंस है। दिस इज हेड ऑन ओवरलैपिंग, इससे बनता आपका सिग्मा बॉन्ड। दिस इज साइड वाइज ओवरलैपिंग। ऐसे अगर मान लो दो एटॉमिक ऑर्बिटल इस तरह से ओवरलैप कर रहे हैं तो इससे बनता आपका पाई बॉन्ड। ये तो बहुत आसान है ना यार। भाई दादा एक बार बताओ ना, ये तो बहुत सिंपल है ना। यस यस, ये तो बहुत ही आसान चीज है ना। तो यहां पर जो आपका सिग्मा बॉन्ड बनेगा, एसएस ओवरलैप, एसपी ओवरलैप और पीपी ओवरलैप, हमें ये तीन ओवरलैपिंग पढ़नी है सिग्मा बॉन्ड के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है ना। हमें ये तीन ओवरलैपिंग पढ़नी है जब हम लोग सिग्मा बॉन्ड पढ़ने वाले हैं। क्लियर क्लियर। हाँ, लेकिन फिर मैं बोल दूं अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होना जरूरी है। यस, अगर मान लो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स एक्सिस है तो जब दो ऑर्बिटल एक्स एक्सिस के अलोंग ओवरलैप करेंगे तभी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अगर मान लो आपके न्यूक्लियस वाई एक्सिस पे प्रेजेंट है तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स वाई एक्सिस पे ओवरलैप करेंगे तभी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। मेरी बात समझ में आई? यस अच्छा, अब आप लोग बोलोगे सर एस एस ओवरलैप का एग्जांपल दो जरा आप, है ना। एस एस ओवरलैप का एग्जांपल दो। देखो आपको एग्जांपल देके बता देते हैं। यस यस, आपको एस एस ओवरलैप का एग्जांपल देके बता देते हैं, है ना। अगली स्लाइड पे देखो यही लिखा है, दिस कैन बी फॉर्म्ड बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन है वो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, एस एस ओवरलैप। और इसको अच्छे से सुनना, इसका एग्जाम्पल है बेटा, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है H2। यस, इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है H2। आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सारे लोग जानते हो, 1s1 होता है। बोलिए यस। तो ये आपका हाइड्रोजन का एटम है, 1s ऑर्बिटल इसके पास प्रेजेंट है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। और दूसरा हाइड्रोजन का एटम है, उसके पास भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। स्पिन ऑपोजिट होना चाहिए, हम लोगों ने बात करी थी, है ना। दोनों ऑर्बिटल्स के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए विद ऑपोजिट स्पिन। अब ये दोनों ऑर्बिटल क्या करेंगे, आपस में ओवरलैप कर जाएंगे। ये बन गया आपका H2 मॉलिक्यूल। और क्योंकि इसमें दो s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हुई है, दैट्स वाई इसको क्या बोला जाता है, एस एस ओवरलैपिंग भी कहा जाता है। कितना सिंपल है यार। अरे कॉम्प्लिकेट मत बनाओ यार, कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, है ना। सिंपल रखो, है ना, कहानी को सिंपल रखो बेटा। देखो यहां पर दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में पेयर्ड हो गए, ठीक है। आसान रखो, बहुत सिंपल है। H2 था, H2 में हाइड्रोजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1s में प्रेजेंट है, दो 1s ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर गए, खत्म, है ना। और ये है आपकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। सुनो, ये है आपकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, मतलब दोनों के जो न्यूक्लियस है ना वो इस एक्सिस पे प्रेजेंट है। तो ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है और ओवरलैपिंग भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे ही हुई है। यस, अभी N2 का एग्जांपल आएगा मुन्ना, अभी रुको, है ना। तो ये एग्जांपल था किसका, एसएस ओवरलैप का। अच्छा सर पीपी ओवरलैप, एसपी ओवरलैप का एग्जांपल दो जरा। आइए एसपी ओवरलैप का एग्जांपल भी दे देते हैं भाई लोगों। देखो इसका सबसे प्यारा एग्जांपल है कौन, HF का नाम सुना आपने, हाइड्रोजन फ्लोराइड। अरे बोलो HF, नाम सुना है, कितना आसान है। देखो HF, इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन जो होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1, है ना। मतलब हाइड्रोजन का जो 1s ऑर्बिटल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट ले सकता है ना, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। अब जो फ्लोरीन है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सारी दुनिया जानती है, 1s2 2s2 2p5। यस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम लोग बात करें तो इसके 2s में दो इलेक्ट्रॉन है और देखो
2p में बेटा 5 इलेक्ट्रॉन है। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है बोलो? 5 इलेक्ट्रॉन है सर। ये देखो सर, ये रहे सर 5 इलेक्ट्रॉन। बोलो बोलो बोलो, है ना? तो इनमें से देखो, मान लेते हैं 3 थे ना, 3 में से एक px रहा होगा, एक py रहा होगा और एक pz रहा होगा। क्लियर? मेरी बात समझ में आ गई? अच्छा, अब समझियो अच्छे से, अब समझना अच्छे से। ये आपका 1s ऑर्बिटल, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल कौन सा है? सॉरी, अनपेड इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में है? 1s ऑर्बिटल में। तो आप कहोगे सर हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, और यहां पर फ्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल? pz ऑर्बिटल। सर फ्लोरीन का p ऑर्बिटल देखो आप, फ्लोरीन का p ऑर्बिटल है, देखो ये रहा, है ना? और हाइड्रोजन को हम लोग कैसे दिखाते हैं? 1s ऑर्बिटल ना, 1s में एक इलेक्ट्रॉन है, और s को हम लोग हमेशा प्लस से दिखाते हैं। ये इसका प्लस और ये माइनस। ये कौन सा है बेटा? 2pz। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये दोनों ऑर्बिटल्स आपस में क्या करेंगे? हेड ऑन ओवरलैप करेंगे। ये दोनों ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगे? हेड ऑन ओवरलैप करेंगे, और उससे बन जाएगा HF मॉलिक्यूल। तो ये एग्जांपल किसका हुआ? sp एग्जांपल हुआ। ये ओवरलैपिंग कौन सी हुई बेटा? sp ओवरलैपिंग हुई। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल फ्लोरीन के p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा है। यस यस, तो ये एग्जांपल किसका है? sp ओवरलैप का एग्जांपल है। और sp ओवरलैप से ये जो बॉन्ड बना है, ये हमेशा कौन सा बॉन्ड होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा। मेरी बात समझ में आई क्या? यस यस, है ना? अब आप में से बहुत सारे बच्चों को ऐसे लग रहा होगा कि सर इसमें आपने इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ क्यों फिल कर दिया, है ना? इसमें इलेक्ट्रॉन इस तरह से क्यों फिल किया? बेटा कैसे भी फिल कर सकते हो, ऊपर भी फिल कर सकते हो, नीचे भी फिल कर सकते हो, लेकिन यहां पर जो हाइड्रोजन है उसका स्पिन ऊपर है, और ये ऑर्बिटल इस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा है। तो ओवरलैपिंग के लिए दोनों ऑर्बिटल का स्पिन ऑपोजिट होना जरूरी है। दैट्स वाई इसका स्पिन मैंने अप रखा है और इसका स्पिन मैंने डाउन रखा है। यस यस यस, मेरी बात समझ में आई क्या? मेरी बात समझ में आई क्या? बोलो 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 बोलो। यस, क्लियर है यहां तक? नोट कर लो बेटा, इसको नोट करो, इसको नोट करो। हाँ जी, इसको नोट कर लो बेटा, फिर आगे चलते हैं। है ना? अब देखो, आप में से बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं सर आपने pz ही क्यों लिया? अरे भाई देखो, मैं बताता हूं क्यों लिया। बिकॉज मैंने जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ले रखा है ना, वो z एक्सिस ले रखा है। देखो, या तो क्वेश्चन में आपको पहले से मेंशन होगा कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सा है, मतलब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस का मतलब आपके जो दोनों न्यूक्लियस हैं वो कौन से एक्सिस पे प्रेजेंट है। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस का मतलब ये होता है, जब मैं कहता हूं कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस z एक्सिस है, इसका मतलब इन दोनों एटम्स के जो न्यूक्लियस है वो z एक्सिस पे प्रेजेंट है। जब तक क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना किया हुआ हो, आपकी एनसीईआरटी जो है वो बोलती है कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस z एक्सिस मान के चलनी है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो आपसे क्वेश्चन में यह कह दे कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस x एक्सिस है, अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस x एक्सिस होगी तो सिग्मा बॉन्ड जो बनेगा वो x एक्सिस के अलोंग ही बनेगा। उस केस में आपका ये जो ऑर्बिटल होगा वो px ऑर्बिटल होगा। मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है? उस केस में जो s और ये जो p ऑर्बिटल होगा वो कौन सा होगा? px ऑर्बिटल होगा, क्योंकि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस x एक्सिस है। यस, अगर मान लो क्वेश्चन में दिया है कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस y एक्सिस है, तो आपका जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा उसमें ये जो p ऑर्बिटल होगा ये कौन सा होगा? py होगा। क्योंकि हमेशा जो सिग्मा बॉन्ड बनता है वो अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बनता है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, हमेशा जो सिग्मा बॉन्ड बनता है वो अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बनता है। यस, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में यहां पर कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ, जब तक कुछ भी मेंशन नहीं किया होता हम लोग क्या मान के चलते हैं कि वो एक्सिस कौन सी है? z एक्सिस है। क्लियर? अरे बोलो, अब समझ में आ गया ना कि py और pz का क्या हुआ या px का क्या हुआ? क्लियर है? क्लियर है? यस यस बेटा, हाँ ना बोलना पड़ेगा। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब देखो इसी में एक और एग्जांपल हो सकता है pp ओवरलैप, है ना? ये तो अब तुम्हें समझ में आ गया है। तीसरा एग्जांपल कौन सा होगा? pp ओवरलैप। सर ये तो बहुत आसान है,
है ना। जैसे इसका एग्जाम्पल कौन सा सर, इसका एग्जाम्पल ले लो आप F2, इसका एग्जाम्पल कौन सा ले लो F2। सर फ्लोरीन का अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है 1s2 2s2 2p5। यस, तो यहां पर देखो 2s है आपके पास बेटा, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये है 2p। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 और 1 5। ठीक है, तो ये फ्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल खाली वैकेंट है, मतलब हाफ फिल्ड कौन सा ऑर्बिटल है ना। मान लेते हैं वापस से कि सर ये है px, ये है py और ये है pz, ऐसे मान लेते हैं, है ना, ऐसे मान लेते हैं बेटा। तो अब देखो ये फ्लोरीन का pz ऑर्बिटल, एक फ्लोरीन का pz ऑर्बिटल, यस, दूसरे फ्लोरीन के pz ऑर्बिटल के साथ पॉजिटिव ओवरलैप करेगा। ऑब्वियस सी बात है, ओवरलैपिंग तो पॉजिटिव ही होनी चाहिए, उसी से बॉन्ड बनेगा, है ना। तो ये दोनों ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे तो दोनों के बीच क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, खत्म। ये लो जी, ये फ्लोरीन है, दोनों फ्लोरीन के बीच सिग्मा बॉन्ड बन गया, खत्म। और क्योंकि दोनों फ्लोरीन के पीपी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप किए हैं, दैट्स व्हाई इस ओवरलैपिंग को पीपी ओवरलैपिंग कहा जाता है। तो बहुत ही आसान चीज है इसको आप। और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी है सर, ये रही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, बताइए, है ना। अगर मान लो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स एक्सिस होती तो px से सिग्मा बॉन्ड बनता। अगर मान लो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाई एक्सिस होती तो py से सिग्मा बॉन्ड बनता, खत्म। इसमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अरे बोलो, मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है क्या। हमेशा बॉन्ड जो बनता है वो अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बनता है। यस, हमेशा जो बॉन्ड बनता है बेटा कहां बनता है, अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बनता है। सिग्मा बॉन्ड हमेशा अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बनेगा। दादा हाँ ना बोलना पड़ेगा, है ना। थम्स अप करो, क्या ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, थम्स अप करो, क्या ये चीज क्लियर है। थम्स अप करो, क्या ये चीज क्लियर है बेटा। आगे चलें। तो ये था सबसे पहला सिग्मा बॉन्ड कैसे बना, ये हम लोगों ने बात करी। सिग्मा बॉन्ड कैसे बना ये हम लोगों ने बात करी। अब हम लोग बात कर लेते हैं बेटा पाई बॉन्ड के बारे में। यस, क्लियर है, वेरी गुड। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, ये तो हो चुका है ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं बेटा पाई बॉन्ड के बारे में। तो देखो पाई बॉन्ड कैसे बनता है। पाई बॉन्ड ऐसे बनता है कि जैसे मान लो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो है ये वाली एक्सिस, है ना। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो है ये वाली एक्सिस, दो एटम्स के न्यूक्लियस इस एक्सिस पे प्रेजेंट है। अरे ये समझ लो, पहले पाई बॉन्ड खत्म करेंगे फिर उसके बाद देखेंगे जो भी है। आपके इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो ये है, एक ऑर्बिटल ऐसे है, एक ऑर्बिटल ऐसे, और ये दो ऑर्बिटल इस तरह से ओवरलैप कर रहे हैं आपस में, इस तरह से। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस यहां रह गई और ऑर्बिटल इस तरह से। तो मतलब देखो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस और ये जो ऑर्बिटल है दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है कि नहीं है। दादा एक बात बोलो ना, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान लेता हूं मैं z एक्सिस है, तो ये ऑर्बिटल है px, ये ऑर्बिटल है px। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है z, और ये जो दो ऑर्बिटल आपस में साइड वाइज ओवरलैप कर रहे हैं ये कौन से हैं, px है। तो सर इसका मतलब यह है कि पाई बॉन्ड कब बनता है, पाई बॉन्ड तब बनता है जब आपके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो इस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक दूसरे के साथ साइड वाइज ओवरलैप करें। हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई, हाँ ना बोलना पड़ेगा, क्या ये बात सही है। यस, अगर आपके इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये वाली एक्सिस है और अगर मान लो आपके दो ऑर्बिटल इस तरह से ओवरलैप कर रहे हैं तो बोला जाएगा, उस बॉन्ड को बोला जाएगा क्या, उस बॉन्ड को बोला जाएगा पाई बॉन्ड। साइड वाइज ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनता है पाई बॉन्ड, हेड ऑन ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनता है सिग्मा बॉन्ड। सिंपल, क्लियर है। सिग्मा बॉन्ड अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होता है, पाई बॉन्ड परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होता है। अरे बोलना यार, परपेंडिकुलर हो गया ना, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो ये थी, ऑर्बिटल इसके परपेंडिकुलर ओवरलैप कर रहे हैं, है ना। और ऑब्वियस ही बात है जब दो ऑर्बिटल आपस में साइडवाइज ओवरलैप करेंगे तो ये दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए। ये px है तो ये px होना चाहिए, तभी तो साइडवाइज ओवरलैप होगी। मान लो ये px और ये py हो तो कभी भी साइडवाइज ओवरलैप नहीं हो सकता, है ना। तो जब भी पाई बॉन्ड बनेगा दोनों ऑर्बिटल्स एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए। px px पाई बॉन्ड बन जाएगा, py py पाई बॉन्ड बन जाएगा, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस चेंज हो जाएगी। मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है। यस, तो देखो बेटा ये लिखा है, in the formation of pi bond the atomic orbitals overlap in such a way that their axis remains parallel। px px दोनों पैरेलल है,
पैरेलल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ये चीज मैंने जो बोली है बिल्कुल एज इट इज वही लिखी है, परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस और क्या होगा, पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, अब ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आएगी। ये वाली जो लाइन है ये भी आपको थोड़ी देर में समझ में आएगी। उससे पहले मैं आपको समझा देता हूं पाई बॉन्ड कैसे कैसे बन सकता है। हाँ देखो पाई बॉन्ड कैसे कैसे बन सकता है। देखो पाई बॉन्ड में पॉसिबिलिटी हो सकती है पीपी ओवरलैप, है ना, पीपी ओवरलैप, और क्या हो सकती है, पीडी ओवरलैप हो सकता है। एक पी दूसरे डी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर ले, उससे आपका पाई बॉन्ड बन सकता है। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, दो डी ऑर्बिटल आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर ले, उससे भी आपका पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, हाँ तो इसमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना हमारे लिए, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो इस पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। डीडी ओवरलैप के बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे अभी, क्योंकि ये नॉर्मल कंपाउंड्स पे डीडी ओवरलैप नहीं होता। ये आगे 12th क्लास में हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, वहां पर आएगा डीडी ओवरलैप का थोड़ा बहुत रोल, इसके अलावा है ना इसका कोई काम नहीं है। क्लियर। तो देखो अगर मैं पीपी ओवरलैप का एग्जाम्पल दूं ना आपको कि कैसे पीपी ओवरलैप हो सकता है, तो इसका एक एग्जाम्पल बहुत ही आसान सा एग्जाम्पल है। इधर देखो, जैसे मान लो ये ऑर्बिटल है, ये दूसरे ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा है। ये ऑर्बिटल मैंने मान लिया पीएक्स, ये भी है पीएक्स। ठीक है, इन दोनों ऑर्बिटल्स की इस तरह से साइडवाइज ओवरलैपिंग हुई, इन दोनों ऑर्बिटल्स की इस तरह से साइडवाइज ओवरलैपिंग हुई। देखो प्लस प्लस के साथ और माइनस माइनस के साथ। ठीक है, आपका जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है वो ये है। मान लेते हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आपकी जेड एक्सिस है। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी है बेटा, जेड एक्सिस है ना। तो आपके जो ओवरलैपिंग हो रही है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रही है। इसको कुछ लोग इस तरह से भी दिखाते हैं कि ये है आपकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो देखो यहां पर ये थोड़ा सा छोटा सा बन गया, मरीज सा बना है भाई, ये इसको पूरा बना लियो, ये भी बड़ा है उतना ही जितना ही है। ठीक है ना। तो देखो हाँ, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है और इलेक्ट्रॉन जो है वो इस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के नीचे इस तरह से प्रेजेंट होंगे। यहां पर प्लस है तो इस साइन को प्लस लिख दिया, इस साइन को माइनस लिख दिया। ये क्या बनाया गया है, ये बनाया गया है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, है ना। ये इलेक्ट्रॉन को दिखाया गया, क्या दिखाया गया, इलेक्ट्रॉन को, ना, कि यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपस में ओवरलैप कर रही है, यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आपस में ओवरलैप कर रही है, तो प्लस और माइनस इस तरह से, है ना। और इसको कुछ बुक्स में इस तरह से भी लिखा होता है ना। देखो कुछ बुक्स वाले इसको ऐसे भी दिखा देते हैं, शायद एनसीईआरटी में इस तरह से भी दिखाया गया है। इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऐसे भी दिखा देते हैं कई लोग, इस तरह से भी, है ना। कुछ लोग इस तरह से भी दिखा देते हैं। तो वो एक ही बात है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है ना। दोनों में से किसी भी तरीके से दिखाया गया हो, दोनों में से किसी भी तरीके से दिखाया गया हो, बात एक ही है। ठीक है, ये है बेटा प्लस और ये है माइनस। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दिखाने का तरीका है। यहां पर दो पी ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं, उससे आपका पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, इससे आपका पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। अच्छा, आप बोलोगे सर इसका एक एग्जांपल दो, कोई एक एग्जांपल दे दो जिसमें दो पी ऑर्बिटल आपस में पाई बॉन्ड बना रहे हो। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिखा है O2, जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखा है O2। ठीक है, तो देखो O2 में क्या होगा, हमें पता है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के, चलो ये वाला केस मैं आपको अगली क्लास में सिखाऊंगा, है ना। ये वाला केस हम लोग अगली क्लास में सीखेंगे कि पाई बॉन्ड कहां कहां किस किस के बीच बना है ना। अब देखो आपका एक मान लो पी ऑर्बिटल है, ठीक है, एक मान लो ये वाला पी ऑर्बिटल है और इसके साथ एक डी ऑर्बिटल ओवरलैप करना चाहता है ना। एक डी ऑर्बिटल ओवरलैप करना चाहता है। ये पी ऑर्बिटल है और ये डी ऑर्बिटल है ना। लेकिन देखो प्लस, ठीक है, तो क्या होगा, इससे भी क्या बनेगा, पी ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा है। ये भी एग्जांपल, अगर मान लो ऐसा डायग्राम दे के आपसे पूछे कि इससे सिग्मा बॉन्ड बनेगा कि पाई बॉन्ड बनेगा, अगर ये वाला डायग्राम देके आपसे पूछे कि सिग्मा बॉन्ड बनेगा कि पाई बॉन्ड बनेगा, तो आप कह सकते हो सर डायरेक्ट पाई बॉन्ड बनेगा, है ना। इस तरह के एग्जांपल से इसको अगर मैं बनाना चाहूं तो इस तरह से आप बना सकते हो कि भाई ये देखो इसके अंदर घुस गया और इधर से इसके अंदर घुस गया, ये हो गया ओवरलैपिंग। प्लस प्लस के साथ ओवरलैप, माइनस माइनस के साथ ओवरलैप, प्लस और माइनस, ठीक है ना। इससे भी क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। सिंपल। देखो एक छोटी सी ट्रिक भी आप ध्यान रख सकते हो,
एक छोटी सी ट्रिक भी आप ध्यान में रख सकते हो। अगर दो लोब आपस में ओवरलैप कर रहे हो तो सिग्मा बनता है। क्या ध्यान रख सकते हो, देखो ट्रिक क्या ध्यान में रख सकते हो। अगर मान लो टू लोब्स हैं वो आपस में ओवरलैप कर रहे हैं तो उससे सिग्मा बनेगा। अगर मान लो चार लोब आपस में ओवरलैप कर रहे हो तो उससे पाई बनेगा। और अगर मान लो 8 लोब्स आपस में ओवरलैप कर रहे हो ना तो उससे डेल्टा बनता है ना। ये छोटी सी ट्रिक है। देखो ये समझाऊं तुम्हें कैसे, ये समझाऊं कैसे। इधर देखो, जब हमने सिग्मा लिखा था ना, आप सिग्मा का कोई भी एग्जांपल ले लो, दो ऑर्बिटल, दो लोब आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। यहां पर भी दो लोब आपस में, ये वाला लोब इस वाले लोब के साथ ओवरलैप कर रहा है। यहां पर देख लो, ये वाला लोब इस वाले लोब के साथ ओवरलैप कर रहा है। तो जहां पर दो लोब आपस में ओवरलैप कर रहे हो हमेशा सिग्मा बनेगा। देखो पाई वाले में आओ, पाई वाले में आओ, इधर पाई वाले में आओ। देखो कितने लोब ओवरलैप कर रहे हैं सर, 1 2 3 4, 4 लोब आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। देख लो 1 2 3 4, पाई बॉन्ड बन गया है ना। यहां पर भी देख लो 1 2 3 4, 4 बॉन्ड आपस में ओवरलैप कर रहे हैं तो यहां से भी पाई बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर बेटा। लोब्स मतलब ये भगवान ये भी नहीं पता क्या तुम्हें। अरे लोब मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये एक लोब है, ये दूसरा लोब है, ठीक है ना। ये एस ऑर्बिटल को एक लोब माना जाता है। लोब का मतलब ये होता है। पूछ रहे सर लोब क्या होता है? अरे बेटा इसको खत्म कर दें फिर छोड़ते हैं क्लास, है ना। हाँ इसको खत्म करते हैं फिर छोड़ते हैं क्लास, ठीक है। तो ये एग्जांपल किसका, पीपी ओवरलैप। ये एग्जांपल किसका, पीडी ओवरलैप। और क्या हो सकता है, डीडी ओवरलैप भी हो सकता है। दो डी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करे, है ना। दो डी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, देखो कैसे। दो डी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, देखो कैसे। अभी दिखाते हैं कैसे। ये देखो एक डी ऑर्बिटल, ये रहा, डबल डंबल होता है ना, यस। और दूसरा डी ऑर्बिटल, हाँ भाई शक्ल देखो कुछ ऊपर नीचे बन सकती है, संभाल लेना। प्लस माइनस और माइनस प्लस, ठीक है ना। और ये प्लस, ये माइनस, माइनस प्लस। तो ये देखो दो ऑर्बिटल, ये वाला ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप करेगा, ये वाला ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप करेगा। तो कितने लोब ओवरलैप कर रहे हैं, 1 2 3 4। सर 4 लोब आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, सर 4 लोब आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। तो इससे जो बॉन्ड बनेगा सर वो कैसा होगा, वो पाई बॉन्ड होगा, ठीक है ना। लो जी, है ना। यहां पर देखो कितने लोब ओवरलैप कर रहे हैं, चेक कर लो भले आप। सर 1 2 3 4। हालांकि मेंस में ये कहानी नहीं पूछी जाती है ना। मेंस में ये कहानी नहीं पूछी जाती इतना, ये डीडी ओवरलैप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ठीक है, इस तरह का रिप्रेजेंटेशन देके आपसे पूछ सकता है कि भाई प्लस आपका सिग्मा बनेगा कि पाई बनेगा, तो वो चीज हमें ध्यान में रखनी है। बाकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये प्लस है और ये माइनस है। क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है ठीक है ठीक है ना। ये इस तरह से आया बेटा, इस तरह से। ये लोब इस लोब के साथ, ये लोब इस लोब के साथ, है ना। ये इस तरह से ओवरलैप हुआ है। क्लियर, ठीक है। हाँ, इसका एग्जांपल डीडी ओवरलैप का एग्जांपल हम लोग नहीं लिखेंगे। अगली क्लास में मैं आपको एग्जांपल देके बताऊंगा कि कहां पर पीपी ओवरलैप हुआ है, कहां पर पीडी ओवरलैप हुआ है ना। ये हम लोग अगले एग्जांपल में देखेंगे। अच्छा एक चीज देखो, एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहां से मोटा मोटा जो चीज हमें ध्यान में रखी ना, हमेशा ध्यान रखो जो एस सबशेल होता है, हमेशा ध्यान रखो अगर कहीं पर एस सबशेल आ गया हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है। क्या करता है, हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है। इस बात को गांठ बांध लेना, इस बात को याद रख लेना। अगर कहीं पर भी आपका एस ऑर्बिटल कहीं पर भी ओवरलैप में इन्वॉल्व है तो एस ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। देखो पाई जो हमने लिखा ना पाई बॉन्ड, उसमें कहीं पर भी एस नहीं आया। पीपी पीडी डीडी कहीं पर भी एस नहीं आया। अगर कहीं पर भी एस ऑर्बिटल ओवर आपस में इन्वॉल्व है कहीं पर भी, वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। एस ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाता, ये चीज ये ध्यान रखो। अच्छा, अब जैसे मानो दो एटम्स के बीच सिंगल बॉन्ड है ना, दो एटम्स के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो इस बात को हमेशा याद रखो, इस बात को हमेशा याद रखो कि ये जो बॉन्ड होगा ये हमेशा कैसा होगा, सिग्मा होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, S4 सिग्मा, कोई लिख रहा है सर S4 सिग्मा। मान लो दो एटम्स के बीच सर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। क्या हो रहा है सर, दो एटम्स के बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इस बात को याद रखो दो बॉन्ड में से हमेशा सिग्मा बॉन्ड एक ही होगा और एक बॉन्ड पाई होगा। ठीक है ठीक है ठीक है। और तीसरा अगर मान लो ए और बी के बीच
ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो सर एक बॉन्ड जो होगा वो सिग्मा होगा और दो बॉन्ड जो होगा वो पाई होगा। ठीक है, एक बॉन्ड जो होगा वो सिग्मा होगा और एक बॉन्ड जो होगा वो पाई होगा। इस बात को हमेशा याद रखें, इसको मैं प्रूव भी करूंगा आगे चल के, है ना। इस बात को हम लोग प्रूव भी करेंगे कि सिग्मा एक ही बनता है, क्यों, एक से ज्यादा क्यों नहीं बन सकता। मतलब दो एटम्स के बीच मैक्सिमम एक ही सिग्मा बॉन्ड बन सकता है, ऐसा कह सकता हूं ना। दो एटम्स के बीच मैक्सिमम एक ही सिग्मा बॉन्ड बन सकता है, चाहे सिंगल बॉन्ड हो, चाहे डबल बॉन्ड हो, चाहे फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, सिग्मा एक ही बनेगा। मेरी बात समझ में आई? यस यस यस, क्लियर है। हाँ, ये मैंने पहले भी बताया था, इस चीज को आगे चल के हम लोग प्रूव भी करेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में। ठीक है, अच्छा अब देखो छोटा सा पार्ट है वो देख लो और फिर उसके बाद हम लोग क्लास को करते हैं खत्म। वो पार्ट क्या है सर, डेल्टा बॉन्ड कैसे बना, है ना। हालांकि उसको सिर्फ मैं रिप्रेजेंट करके बताऊंगा, सीखेंगे नहीं इसके बारे में, कुछ और चीज हमें नहीं सीखनी है ना। मैं लिख देता हूं डेल्टा बॉन्ड कैसे बना, देखो जी, है ना। ये डायग्राम बना लो बस आप, और हम लोग इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं देखेंगे। बस 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 2 मिनट लूंगा आपका मैं। देखो मान लो ये है dxy ऑर्बिटल, है ना, ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस है माइनस है, ठीक है। और एक और डी ऑर्बिटल है ऐसा, है ना। आपने क्या किया, सुनो सुनो सुनो, इसको नंबर दे दो, ये चार्ज देने की बजाय नंबर दे दो, है ना, जिससे आसानी रहेगी। चार्ज देने की बजाय नंबर दे दो इस तरह से, है ना। ये दो डी ऑर्बिटल है, dxy ऑर्बिटल है दो। आपने क्या किया है सुनो, आपने क्या किया सुनो, इधर देखो, इस ऑर्बिटल, इसको मैंने नंबर दे दिया, लोब को 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है बेटा 5, ये है 6, ये है 7 और ये है 8। अब देखो ये आठों के आठों लोब्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं। सर ये कैसे, सर ये कैसे, देखो ये जो बेटा फर्स्ट आपने क्या किया सुनो, इधर देखो, ये ऑर्बिटल था, इस ऑर्बिटल को यहां से उठाया और इसके ऊपर चिपका दिया। भाई लोगों अरे सुनो तो सही, 2 मिनट का टॉपिक है यार, 2 मिनट। देखो यहां से इसको उठाया ऑर्बिटल को और इस तरह से ओवरलैप करवाया। जब इस तरह से ओवरलैप करोगे तो एक किसके साथ ओवरलैप करेगा, 5 के साथ। जो 2 है वो किसके साथ ओवरलैप करेगा, 6 के साथ। जो 3 है वो किसके साथ ओवरलैप करेगा, 7 के साथ। और 4 किसके साथ करेगा, 8 के साथ। यस यस, देख रहे हो 8 के 8 लोब आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। दादा ये समझ में आया क्या, इसके ऊपर रख दिया आपने ऐसे, इस तरह से ओवरलैप हुआ है, इस तरह से ओवरलैप हुआ है। अरे बोलना यार दादा, क्या तुझे बात समझ में आई क्या? यस 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 दादा, हाँ ना बोलना पड़ेगा, एक बार थम्स अप करके बता यार। इस तरह से ओवरलैप हुआ है ना। 8 के 8 लोब आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। इस तरह से जो बॉन्ड बनता है उसको बोला जाता है डेल्टा बॉन्ड। क्या बोला जाता है उसको, डेल्टा बॉन्ड, जिसके बारे में हमें पढ़ना नहीं है ना। हमें सिर्फ और सिर्फ सिग्मा और पाई के बारे में पढ़ना है। इसीलिए मैंने तुम्हें थोड़ा सा क्लासिफिकेशन दिया, जब 2 लोब ओवरलैप कर रहे हो हमेशा सिग्मा बनेगा, जब 4 लोब ओवरलैप कर रहे हो तो पाई बनेगा, और जब 8 लोग ओवरलैप कर रहे हो तो हमेशा क्या बनेगा, डेल्टा बनेगा। क्लियर? चलो फिर बस 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 आज के लिए बस इतना ही। तो आज का बेटा होमवर्क क्या है, आज का होमवर्क है, एक तो आपको डीपीपी सॉल्व करना है। नहीं आज तो आपको कोई डीपीपी नहीं मिलेगी, आज आपको कोई डीपीपी नहीं मिली है ना। आज आपका होमवर्क है, सबसे पहले तो आपको करना है रिवीजन, और दूसरा आपका जो मॉड्यूल है, यस, उस मॉड्यूल में जो एक्सरसाइज 1 है, उस एक्सरसाइज 1 में VSEPR थ्योरी के जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे आपको ट्राई करने हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। क्लियर क्लियर क्लियर? अरे वीडियो कॉल मतलब हद है, अरे वीडियो कॉल काम भी नहीं करता होगा बे। लो देखते हैं एक बार। यह है बेटा आज के जो हमने 7 पोल करे हैं उसके टॉप 10 स्टूडेंट ये रहे आपके सामने। मिशित प्रज्वल, शब्द ठाकुर, नैनांश, फिर उसके बाद IITN त्यागी है, फिर ध्रुव है, सार्थक है, पारस है, जगबीर है और अवधेश गुप्ता है। ठीक है ना, ये हमारे टॉप 10 स्टूडेंट हैं और सबके टॉप 10 के साथ क्वेश्चन सही है। सिर्फ जो फर्क है वो किसका है सर, वो फर्क है सिर्फ सेकंड्स का, टाइम का। मुझे नहीं लगता वीडियो कॉल काम करता होगा। अच्छा कर रहा है, ब्लॉक्ड सम फीचर्स ऑफ दिस ऐप। भैया ब्लॉक कर रखा है, देखो आपके सामने है ना। अब क्या करें बताइए, है भाई, अब क्या करें बताओ, ब्लॉक कर रखा है बे। अब आप बोलोगे सर अलाउ कर दो, ना मुन पता चले सारा कुछ फटवट जाए, मैं नहीं कर सकता, है ना। हाँ नहीं नहीं, ये काम नहीं कर सकते यार, ये तो गलत हो जाएगा ना। इसको ब्लॉक किया गया होगा किसी रीजन की वजह से,
है ना, किसी रीजन की वजह से ब्लॉक किया गया होगा, तो इसको अलाउ नहीं कर सकते। मैं तो नहीं कर सकता भाई। हाँ हाँ, ना ना ना, एक गलत बात है भाई, ये नियमों के विरुद्ध काम हो जाएगा आज, और पता नहीं क्या हो जाए। ये काम हम नहीं करेंगे, अगली क्लास में देखेंगे इसको। हाँ, इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे भाई। अगली क्लास में अगर मान लो इसकी इजाजत मिली तो कर देंगे, नहीं तो नहीं। अगले कल वाली क्लास में कर लेंगे। हाँ, कल वाली क्लास में। हाँ, करके देखें, तुम कहो तो। चलो ठीक है, देख लेते हैं क्या होता है, देखें। चलो ठीक है, देख लेते हैं यार, तुम इतना बोल रहे हो मतलब। अब अलाउ एक्सेस आएगा क्या अब की बार? मुझे लग नहीं रहा अब की बार आएगा। लो देखो, अब की बार तो आया ही नहीं, कुछ भी नहीं आया भाई, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तुम्हारे सामने है ना यार, देखो वीडियो कनेक्ट हो रहा है, हो ही नहीं रहा। हाँ, और क्या, नहीं हो रहा ना यार, ये फीचर नहीं है अभी, यहां तो नहीं है कम से कम। देखो तुम्हारे सामने किया, चोरी छुपे मतलब बात है ही नहीं। बस यही है, अब क्या करें भाई, देखो। अरे क्या बात, वाह। अब आवाज कैसे सुनाई देगी? आवाज आ रही है बेटा? मैं मुझे आपकी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको? मिशित ऐसे थम्स अप कर दो, ऐसे ऐसे आवाज नहीं सुनाई देगी मुझे, ऐसे ना हाथ के इशारे करने पड़ेंगे कि हाँ सर सुनाई दे रही है। यस, है ना? अरे क्या बात, क्या बात, बस खुश हो लिए तुम लोग। बड़ा पढ़ाई वढ़ाई चल रही है एकदम बढ़िया, पढ़ रहे हो ना अच्छे से? समझ में आ रहा है केमिस्ट्री? इंटरेस्ट आ रहा है मतलब? यस यस, है ना? ओके, एक मिनट रुको, देखें, एक मिनट रुको। वॉइस अब बोलना जरा एक बार। अ, अ, अभी बोलो बेटा, देखें आपकी आवाज आती है क्या, एक बार बोलना जरा। हेलो सर। यस, अब आवाज आ रही है, अब मुझे आवाज आ रही है। हाँ, जो स्टूडेंट्स, हाँ 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 बेटा, आवाज आ रही है, अब आपकी आवाज आ रही है मुझे। हेलो। हेलो सर। डिले है, डिले इसकी वजह से ना। डिले आ रहा है। हाँ, वो डिले रहेगा बेटा, इतना तो डिले रहेगा क्लास में। हाँ, 10 से 15 मिनट का डिले है जो रहेगा क्लास में। ठीक है, तो पढ़ाई आपकी कैसी चल रही है पहले तो ये बताओ। अब कर ही लिया है तो 2-4 मिनट बात कर ही लें तुमसे, कैसी चल रही है पढ़ाई? हम्म, हाँ सर, मस्त चल रही। बढ़िया चल रहा है, ओके। ठीक है, तो मस्त चल रही। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बेटा इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहें, और जैसे ही हम लोग पोल्स वगैरह करते रहेंगे, तो पोल में जो भी होगा, अब तो मुझे समझ में आ गया है कैसे क्या करना है, कहाँ से करना है, तो किसी ना किसी को पकड़ ही लेंगे, है ना? तो चलो फिर पोल में जो भी ऊपर आएगा उसको हम लोग देखते रहेंगे। और केमिस्ट्री, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो या मैथ्स हो, एज ए टीम हम लोग काम करते हैं, इसी तरह से पढ़ते रहो। और अभी तो ऐसे मिल रहे हैं आमने सामने, कभी 12th के बाद जब रिजल्ट का सेलिब्रेशन हो, आप सब लोगों से मुलाकात होगी बिल्कुल सामने, है ना? चलो फिर ठीक है बेटा, टाटा बाय बाय, है ना? नेक्स्ट मिलेंगे इसी तरह से, कोशिश करो नेक्स्ट पोल में वापस आओ, तुम टॉप करो और वापस अपनी बात हो कभी ना कभी। यस, ओके, ठीक है जी। चलिए बस आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, और अब आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। लेकिन तुम्हें मजा आ गया ना ऐसे ही, है ना? बात तो मेरी उससे हुई, है ना, लेकिन बाकी जनता को ऐसे ही मजा आ गया मतलब, है? बात तो एक से हुई, बाकी जनता खुश कि वाह सर, 2 मिनट हमने सक्सेसफुली बर्बाद कर दिए, हमने आपको पढ़ाने नहीं दिया 2 मिनट, मजा आ गया सर, है ना? यस, चलो ठीक है। तो अब हमने समझ लिया कहां से क्या करना है। अब पकड़ते रहेंगे, हर दिन कोई ना कोई मुर्गा पकड़ते रहेंगे, लेकिन वो लास्ट में ही होगा भाई, क्लास के बीच में नहीं होगा।
नहीं तो वो टाइम जाता है अपना। वैसे अपने पास टाइम की सख्त कमी है। यस, चलिए फिर ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा। सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। ठीक है, फिर टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।